कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जिसका नाम आकागामी है। उसके पापा उसको एक लाइफ लेसन देते हैं। वो कहते हैं उसको कि बेटा तुम आकागामी फैमिली के हो तो तुम्हें समझना जरूरी है कि दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रहता। याद रखो, हमेशा दो से भले एक होते हैं और बहुत सारे दो से ज्यादा होते हैं। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हो। वो था ही इनोसेंट, सीधा साधा। वो भी अपने पापा के साथ हाँ में हाँ मिलाता है। उसके पापा की राइड आ चुकी थी। वो उसके सर पे हाथ फेर के जाने ही वाले थे, तभी लड़का पूछता है उनसे कि आप कहाँ जा रहे हो। उसका फादर उसको बताता है कि वो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाने जा रहा है। आकागामी को इस बारे में उतना मतलब था नहीं और उसको लगता है कि उसका फादर कितने कूल है, वो बहुत सारे दोस्त बनाने जा रहे हैं। वहीं सुबह के सीन में हम एक मंदिर दिखाया आता है जहाँ पे काफी सारी लड़कियाँ बस सो के ही उठ रही थी। इधर अपना छोटा आकागामी भी जवान हो चुका है। लेट होने के कारण उसका स्कूल अराइवल भी लेट था। मेट्रो हो चाहे स्कूल हो, उसको बस अपने फादर की वही बातें याद आ रही थी कि बेटा कोई भी अकेले नहीं रहता। ग्राउंड में ही इसके कुछ दोस्त लड़कियों को एक्सरसाइज करते देख रहे थे। वो दोस्त इसको बुलाते हैं कि ओए आकागामी आएगा हमारे साथ देखने। आकागामी उनको मना कर देता है और अपना आकागामी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। एंड उसने मन में ही बिठा लिया था कि कोई भी लड़की उसकी लाइफ में नहीं आएगी। ये मेहनती लड़का शाम के टाइम पे मॉल में काम करता है। मॉल का ओनर उससे पूछता है कि तुम्हें काम में कॉलेज में कोई दिक्कत तो नहीं। आकागामी कहता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आफ्टर ऑल मैं जिंदगी भर सिंगल ही रहूंगा। वो बूढ़ा हंसते उससे कहता है कि अरे बेटा तुम तो अपने पापा जैसे भी नहीं हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे टाइम पे। तभी आकागामी इसकी बात काटते कहते है कि मेरे पापा के बारे में कोई बात मत करो। वो वहीं रास्ते में चलते चलते आकागामी अपने डैड को याद करता है। वो याद करता है कि वो कितना बेवकूफ था जब उसने अपने डैड को कूल बोला। उसके डैड की वजह से ही कोई भी उसके पास नहीं आता। सारी लड़कियां उससे दूर जाती हैं। लोग उनको ईवल और बुरे आदमियों में शामिल करते हैं। लेकिन बंदे ने मूड बना रखा था कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करेगा, अपना इनकम स्टेटस बनाएगा, अपनी वैल्यू बनाएगा ताकि उसका जो गलत नाम है वो मिट सके। ये सोचता सोचता वो आगे आता है, तभी एक बड़ा सा बॉक्स उसके सर पे गिरता है और वो बंदा घूमता घूमता हाईवे पे ही गिर जाता है। तभी एक लड़की आती है उसको बचाने के लिए, जिसे देख कर वो थोड़ा सहम जाता है। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कहीं चोट तो नहीं है, क्या उसको एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। एंड उसकी ये मासूमियत, उसका इतना गुड जेस्चर देख करके अपना प्रोटैगनिस्ट पिघल चुका था और वो काफी शर्मा चुका था। वो उसको क्लियरली मना करते हुए अपने घर की तरफ जाता है और रात को सोते वक्त भी वो उसी को याद करता है कि कितनी क्यूट थी। और फिर भाई सुबह होती है, इसके दोस्त आराम से टहलते हैं। तभी वो लोग देखते हैं यार कि अपना आकागामी लिटरली लड़कियों को एक्सरसाइज करते देख रहा है। वो लोग पूछते हैं कि तेरी तो क्लासेस थी ना, तेरी तो जॉब थी ना। आकागामी इतना पागल हो चुका था कि उसने सारी छोड़ दी थी। वो पार्टी करता है, हवाबाजी करता है। वो रियलाइज करता है कि वो उस लड़की के चक्कर में पागल हो चुका है। उसकी क्लासेस भी मिस हो रही है, उसकी जॉब भी छूट गई है एंड वो लिटरली फेल होने वाला था। उसको डर लगता है कि क्या ये उसका कोई खानदानी कर्ज तो नहीं जो उसके ऊपर लगा है। एंड फिर ये बंदा ठान लेता है कि अब उसको चीज करनी होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि उसने अपने स्कूल और ट्यूशन में बता दिया है कि वो पढ़ाई छोड़ रहा है और वो अब मॉन्क बनने के लिए रेडी है। मेट्रो स्टेशन के रास्ते वो रियलाइज करता है कि उसके चाचा भी एक मॉन्क थे एंड उसको भी इस मॉन्क की लाइन में जाना पड़ेगा ताकि वो इस सांसारिक अट्रैक्शन से दूर रहे। फाइनली वो अपने चाचा के मंदिर मिकाजू टेम्पल पहुंच चुका था। बंदा ठान के बैठा था कि अब उसके मन में जो भी इस लड़की के लिए याद है वो मिटा के रहेगा। वो दरवाजा खटखटाता है कि क्या कोई अंदर है। दरवाजा खुलते ही उसको वही लड़की दिखाई देती है जो प्यार से पूछती है कि आपको क्या चाहिए। ये देखती है दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन वो लड़की भी काफी स्ट्रांग थी। वो दरवाजा खोल देती है। अपना आकागामी वहीं नीचे गिर जाता है, जिसे देख वो लड़की भागती है और उसके लिए कुछ लाने वाली थी। दरवाजे से जैसी आकागामी अंदर झांकता है तो वो देख पा रहा था कि एक लड़की लिटरली बैंड हो रखी है एंड उसे कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन आपका यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। आकागामी थोड़ा पागल हो चुका था। उसको लग रहा था कि ये उसके मन का छलावा है। वो लड़की अपना नाम यूजुकी बताती है। अपना आकागामी डर के मारे वहाँ से सीधा सीधा भागता है, जिस कारण पत्थर में पैर लगने से घूम के गिर जाता है। वो लड़की भी अपने कपड़े संभालते हुए उसके पास आती है एंड फिर अपना ये प्रोटैगनिस्ट रेजिस्ट नहीं कर पाता है। उसको पकड़ती चिल्ला के कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो लड़की काफी अजीब सा चेहरा बनाती है और फिर अगले ही सीन हम लोग देखते हैं कि वो दोनों मिलके चाय पी रहे हैं। अपना प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि यार मैं पे चाय कैसे पी रहा हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरा मास्टर मुझे बहुत सुनाएगा और मुझे भीख मांगनी पड़ेगी यहाँ पर रहने के लिए। यूजुकी बताती है कि जो प्रीस्ट है वो मंदिर के काम से बाहर जा रखे हैं। उन्होंने आपके बारे में बताया था और मुझे लगा कि आप कल आएंगे। अपना प्रोटैगनिस्ट भी सोचता है कि शायद मिसकंसेप्शन हो चुका होगा अपने अंकल से। तभी अपनी यूजुकी उससे पूछती है कि वैसे मुझे बताइए आपका इंटरेस्ट किस में है। आकागामी को तुरंत लगता है कि क्या है कोई टेस्ट तो नहीं जो उसके अंकल ने प्लान किया है, क्योंकि इसको भरोसा नहीं है कि किसी टेम्पल में एक लड़की हो सकती है यहाँ पे। और बंदा हमारी तरह काफी सहम सा गया था। उसकी शक्ल एकदम चूहे जैसी हो चुकी थी। वो लिटरली बहुत डर रहा था। फिर वो अपनी फालतू की बच्चे वाली हरकतें करता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर आगे बढ़ जाता है।
जाता है। बाहर जाते ही देखता है कि कितना ब्यूटीफुल गार्डन है यहाँ का। तभी वो देखता है कि यहाँ पे एक कुआं है जिसमें बिल्ली फंसी हुई है। आकेगामी उसको बचाने के लिए जैसे ही अंदर घुसता है वो बिल्ली उसी को धक्का देकर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ अपनी यूजुकी कीकी-सान को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पे एक बंदा आया हुआ है, मुझे जिससे मिलना था, लेकिन वो कुछ टाइम पहले ही जल्दी आ गया। ये मेरी पहली अरेंज मैरिज मीटिंग होने वाली है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम जल्दी से यहाँ पर आओ। उसकी दोस्त कहती है क्या तुम पागल हो, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी जिससे शादी होने वाली है वो बंदा मेरे सामने बैठा है। ये सुनते हुए काफी हैरान थी, इसको अब समझ नहीं आता है कि ये इंसान कौन है। तभी वहाँ सूकियो आती है। वो चाहती थी कि वो उसके ऊपर स्पाई करे, जहाँ यूजुकी सूकियो को बताती है कि हमारे टेम्पल में एक घोस्ट आ चुका है। वो काफी डरी हुई थी, उसको इस लड़की पे विश्वास नहीं था, लेकिन तभी वो दोनों ही पीछे देखते हैं कि अपना आकेगामी एकदम डेविल मोड में उनको कहता है कि मुझे बचाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। ये सीन देखकर दोनों ही लड़कियां काफी घबरा गई थी, जहाँ उनमें से एक तो उसको लात मार के भाग जाती है। प्रोटैगनिस्ट की भी आंखें खुल चुकी थी, वो भी इन दोनों के पीछे भागता है। दोनों लड़कियां जब आगे भागती है उनको उनकी एक और पार्टनर दिखती है। भागते भागते उन्होंने उसको कहा भी था कि भाग जा। वो उनकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेती, लेकिन तभी वो आकेगामी को सामने से भागता हुआ देखती है। वो लिटरली इसको देखते ही बेहोश हो चुकी थी। आकेगामी उसको बचाता है और उसकी बिल्ली भी वहाँ पर थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, कागुरा और मिया। ये दोनों ही अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी उनमें से एक लड़की को काफी नॉइज आता है और दरवाजा खोलती चिल्लाती कि यहाँ क्या हो रहा है, और बूम, अपना आकेगामी उससे टकरा जाता है। जैसे ही वो होश में आती है वो देख पा रही थी कि अपना प्रोटैगनिस्ट उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। एंड उससे पूछती कि ये क्या हो रहा है, ये बंदा कौन है, मेरे सामने क्या कर रहा है। ये सब देख करके दूसरी लड़की काफी हंसती है। यूजुकी और उसकी दूसरी साथी काफी घबराए हुए थे। उनको अपना बाकी पार्टनर्स की भी आवाज सुनाई देती है और उनको लगता है कि ये घोस्ट काफी बुरा इंसान है। वहीं वो लोग देखते हैं कि आकेगामी उनके पास आ रहा है। वो दोनों ही रियलाइज करते हैं कि अगर ये सही में घोस्ट होता तो ड्रॉप किक इसके मुंह से सरपास हो जाती। वो धीरे धीरे उनके पास आता है। ये देख अपनी यूजुकी उसको एक चमाट मारती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले ही सीन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग हंस रहे हैं यूजुकी और आकेगामी के ऊपर, उनकी बेवकूफियों के ऊपर कि इन लोगों ने इसको घोस्ट समझा। अब यूजुकी और दूसरी लड़की थी वहाँ पे, उन दोनों के बीच बहस चलती है कि गलती किसकी है। आकेगामी तो कहते हैं कि गलती उसके अंकल की है। वहीं बाकी लड़कियां बताती हैं कि इस टेम्पल के बाहर भी लिखा हुआ है कि नो मैन आर अलाउड। वहीं पे यूजुकी अपने आकेगामी से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें ड्रॉप किक मारी और तुम्हें एक जैब पंच भी मारा। आकेगामी उसे माफ कर देता और कहता है कि ये दो लड़कियां कौन है, मेरे साथ क्या करने वाली है। क्योंकि फिर इन लोगों को समझा दी कि ऑल राइट तुम सभी की गलती थी, दोनों मान लो, और ये एक मॉन्क है और आज से ये यहीं पे रहेगा। दो लड़कियां काफी ऑफेंसिव होती है और कहती है कि ये तो गलत है ना। तभी कीकी कहती है कि गेट के बाहर जो बोर्ड लगा है नो मैन आर अलाउड का, उसको हटा दो, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हें एक फ्री मैन लेबर मिले। जहाँ एक लड़की काफी गुस्सा होती है और वो कहती है कि आपको नहीं पता क्या कि ये ऑरेंज लवर है। और ये सुनते ही कीकी उसको अपने ऑरेंजेस दिखाती है। ये देख यूजुकी कहती है कि आपको इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, जब मेरे दिखे इसने मुझे आई लव यू बोल दिया। ये बोलते ही वो लड़की काफी शर्मा जाती है। तभी हमें रात का सीन दिखाया आता है जहाँ पे अपना सस्ता इचिगो, सच बता रही एकदम ब्लीच का कैरेक्टर लग रहा है मजाक से हटके। बैक टू द स्टोरी, अपने आकेगामी उन सभी को कहता है कि मैं तुम सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाते हुए आकेगामी सोचता है कि इस लड़की को तो याद भी नहीं होगा कि हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। वो जब जाता है तो एक लड़की यूजुकी से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बुरा आदमी है। और अब बस स्टेशन पे अपना प्रोटैगनिस्ट वेट करता है, जहाँ उसको रियलाइज होता है कि बस तो छूट ही गई उसकी। ये बंदा फिर आराम से बेंच पे बैठा हुआ था। अब ये सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे यूजुकी आती है। वो आते ही कहती है क्या करना चाहिए, तुम्हारी बस वैसे भी छूट गई, मुझे पता था। आकेगामी उससे कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या मुझसे। यूजुकी काफी प्यार से उसको कहती है कि तुम आज हमारे टेम्पल में रह सकते हो, यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है। देखो घबराओ मत, गलती हम दोनों से ही हुई थी और मुझे नहीं लगता कि बेंच पे सोना ज्यादा फायदेमंद होगा। यूजुकी उसके साथ बेंच में बैठ जाती है। उससे कहती है कि हम दूसरी बार मिले और तुरंत तुमने मुझसे शादी के लिए पूछ लिया। फिर वो देखती है कि अपने आकेगामी की शक्ल एकदम लाल हो चुकी है। एंड फिर वो कहती है कि जो की था ना बस। फिर दोनों ही चुप हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। यूजुकी सुनती है क्या तुम्हारा सरनेम आकेगामी है। और फिर हमें अगले ही सीन दिखाए जाते हैं कि ये मंदिर के गेट के बाहर सबसे माफी मांग रहा है, क्योंकि इसके बाप ने इस टेम्पल से 20 मिलियन येन लिए थे और आज तक कभी वापस नहीं करे। तभी वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसको एज अ स्लेव बना करके इससे सारे काम करवा करके इससे पैसे चुकाएंगे। फिर यूजुकी सबको बताती है कि इससे लोन लेने का एक ही तरीका है कि हम लोग इससे इसकी बॉडी लेंगे। ये सुनते ही अपना आकेगामी भी काफी शौक हो जाता है और ये सभी को कन्विंस करती है कि इसके कहने का मतलब ये था कि हम सभी लोग इसको नौकर बना के यहाँ के सारे काम कराएंगे। वेल, अब सारी लड़कियाँ यूजुकी की बात मान चुकी थी और अब यूजुकी आकेगामी के साथ मिलके उसको थोड़ा मंदिर घुमाती है। सबसे पहले ही वो उसको वहाँ का एक मेन स्टैचू दिखाती है जो कि पूरे टेप से जुड़ा हुआ था और इन्हीं की हरकत
हरकतों के कारण वो टूट चुका था। प्रोटैगनिस्ट स्टैचू देखकर काफी खुश होता है एंड वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो पूरी मेहनत से यहाँ काम करेगा ताकि वो सारे कर्जे चुका सके। ये सुन यूजुकी काफी खुश होती है और उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें बाकी टेम्पल भी घुमा लाऊं। उनकी उभरती जोड़ियों को देख बाकी लड़कियां मीटिंग बिठाती हैं, जहाँ वो लोग बात करती हैं कि उन लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना इनकी प्यारी दोस्त इस बंदे के झांसे में आ जाएगी। तभी वहाँ की इनको कहती है कि एक काम करते हैं, हम उसको झांसा देंगे। जहाँ वो सबको बताती है कि सुकियो हमारी मेन वेपन होगी, जहाँ वो अपने आकागामी को झांसा देगी और जैसे ही उसका पैर फिसलेगा तभी हम लोग उसको पकड़कर यहाँ से फेंक देंगे। सुकियो कहती है कि आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम में से उसको फंसाएगा कौन? सभी लोग सुकियो की तरफ देखते हैं और उसी की ओर इशारा करते हैं। सुकियो डर के मारे पीछे होती है और कहती है कि मैं उतनी खूबसूरत नहीं जितनी कीकी है। तभी अपना पल्ला झाड़ते हुए कीकी कहती है, लेकिन मैं तो टेम्पल की एक नन हूँ। ये सभी लोग सुकियो को अप्रिशिएट करते हैं। फाइनली डन हो चुका था कि सुकियो अब आकेगामी को झांसे में फंसाएगी। इधर अपना आकेगामी जल्दी सो के उठता है, अलार्म बंद करके पूरे घर की साफ सफाई करता है और अब वो ब्रेकफास्ट की तैयारी करता है। वेल तभी उसका हालचाल पूछने के लिए यूजुकी मॉर्निंग में उसके पास आती है एंड खैर इस बंदे का दिमाग तो वहीं पे ही था, जिस चक्कर में ये अपना अच्छा खासा खाना जला देता है। सबका ब्रेकफास्ट इधर रेडी होता है। सुकियो आती है, वो अपने प्लान में रेडी थी, लेकिन तभी वो देखती है कि आकेगामी ने काफी अच्छा खाना बनाया है। वो खाती ही एकदम हैरान हो चुकी थी। उसको रियलाइज होता है कि पूरे टेम्पल में कोई भी इससे बढ़िया खाना नहीं बनाता। इधर अपना आकेगामी भी खुश था। वो मनी मन सोचता है कि चलो अकेले रहने की स्किल्स अब तो काम आई। तभी वो पीछे मुड़ता एंड वो देख पा रहा है एंड अपनी सुकियो उसके सामने है एंड तुम लोग समझ सकते हो वापस कहाँ देख रहा है। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। उससे कहती है कि मैन सर्वेंट मुझे तुमसे एक काम है। जहाँ अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने आकेगामी को एक सर्वेंट ड्रेस दी है। सुकियो काफी हंसती है क्योंकि उसने जो उसको ड्रेस दी है वो गर्मियों की है और अभी ठंडियाँ चल रही है। वहीं पे अपना प्रोटैगनिस्ट आकेगामी काफी खुश था कि उसको फाइनली एक ड्रेस मिली है। उसकी खुशी सुकियो को बर्दाश्त नहीं होती, जहाँ वो उससे कहती कि जाओ जाके अब सफाई करो। वेल आकेगामी उसको सब चीज दिखाता है कि उसने बाथरूम फ्लोर हर चीज साफ कर दी है। फिर सुकियो उसको कहती है कि ये मेरे कुछ अकाउंटिंग एरर्स हैं, इनको भी ठीक करो। आकेगामी उनको भी ठीक कर देता है, जिसे देख सुकियो काफी हैरान थी एंड शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन हम देखते हैं कि अपनी सुकियो ठंडा ठंडा पानी आकेगामी के ऊपर डाल रही है ताकि अपना आकेगामी वाटरफॉल मेडिटेशन कर पाए। आकेगामी फुल एंजॉय भी कर रहा है उसको। और यहाँ एक बेचारी इंतजार कर रही है कि कब ये थके, कब ये हार मानर, कब अपने घर जाए। तभी अपना आकेगामी यूजुकी को उसकी स्कूल ड्रेस में देखता है और उसको देखते ही उसका दिल काफी गार्डन हो जाता है और अब वो रेडी था नहाने के लिए। वहीं रिका सुकियो के कान भरते कहती है कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन बचा है, जाओ इसके पीछे। अब यही अपना आकेगामी आराम से बाथटब में रिलैक्स करता है। वो रिलैक्स करता है कि आज उसने बहुत सारा काम भी करा और उसने यूजुकी की काइंडनेस भी पे ऑफ करी, लेकिन अब उसको ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। अब वक्त है उसको डिनर बनाना चाहिए। और ये सोचते ही वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने सुकियो दिखती है। ये देखते ही अपना बंदा भागते हुए वापस अपने बाथटब में चला जाता है। यहीं पे सुकियो उस वॉशरूम के अंदर आती है एंड फिर अपने कपड़े थोड़े और नीचे करती है। मतलब बेसिकली यार इनका प्लान यही था कि कुछ ना कुछ करके इसको थोड़ा फंसाया जाए और उसके बाद मौका मिलते ही इसकी गलती निकाल के इसको निकाला जाए। वहीं सुकियो को याद आता है कि कुछ टाइम पहले ही उसने यूजुकी को भी मैसेज किया है। यहाँ यूजुकी एकदम लाल हो चुकी थी और तभी अपना प्रोटैगनिस्ट जैसे इसको बुलाता है वो घबराते पीछे होती है, जिस कारण डब्बे उसके ऊपर गिरने वाले थे। ये देख अपना शूरवीर आकेगामी बिना कुछ बोले ही उसके पास आके उसको बचा लेता है। वो एकदम उसके फ्रंट की तरफ था और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था तभी एक और डब्बा उसके ऊपर गिरता है और डब्बा गिरते ही उसका हेड नीचे होता है और तुम लोग देख ही सकते हो। फिर वेल तभी फिर यूजुकी भी दरवाजा खोल यहाँ पे आ चुकी थी और वो सब देख लेती है। यूजुकी ये सब देख एकदम खामोश हो चुकी थी। वहीं सुकियो उसको समझाती कि ऐसा कुछ नहीं है जो सोच रही है। तभी वो सोचती है कि अरे मैं क्या एक्सक्यूजेस बनाऊं, ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था ना। तभी यूजुकी आकेगामी को कहती है कि आकेगामी तुम यहाँ से चले जाओ और चुपचाप वो लोग अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुकियो को सारी लड़कियां चेयरअप करती है कि ये फाइनली तुमने वो कर दिया। वहीं सुकियो सबको बताती है कि हा देखा मेरा कमाल है, ऐसा कोई कर सकता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। आगे जाते ही वो देखती है कि यूजुकी एक जगह पर है। जैसी उसको बुलाती है वो बार बार उसको इग्नोर कर रही थी। सुकियो उसके कमरे का दरवाजा खोल कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। वहीं यूजुकी काफी शर्माई हुई थी और वो उसको कहती है कि नहीं तुम्हें देख करके मुझे वही सीन याद आ रहा है जहाँ वो ऑब्वियसली आकेगामी की बॉडी के बारे में बात कर रही थी। ये सब सुनकर सुकियो कहती है कि हाँ तुम भी बदमाश निकली। तभी यूजुकी उसको कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारी सारी स्ट्रेटजीज के बारे में पता लगा लिया है। मुझे कीकी ने बता दिया है कि तुम कैसे प्लान बना रहे थे कि आकेगामी को यहाँ से निकालो। तभी ये दोनों आराम से अपना चाय बिस्कुट पीते हैं, जहाँ सुकियो उससे पूछती है कि वैसे भी तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया आकेगामी को, अजीब नहीं लगता कि कोई आदमी यहाँ पे मंदिर में काम कर रहा है। उसके रिप्लाई में अपनी यूजुकी कहती है कि अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मदर भी यही चाहती होगी। तभी सुकियो कहती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, ताकि मंदिर में कोई भी बिना किसी जेंडर के यहाँ पे रह सके। इधर यहीं पे अपना आकेगामी बेचारा हर चीज छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इधर ये दोनों ही बात करते हैं कि गुस्सा जल्दबाजी का ही कारण होता है, लेकिन मैंने आकेगामी
आकेगामी को पड़ा वो एकदम शांत और काम किस्म का है, जहाँ पे सूगी उनको बताती है कि हाँ वैसे भी आकेगामी बस बाथरूम से बाहर उसको बचाने ही आया था। तभी कीकी आती है जहाँ उन सबको कहती है कि अपना आकेगामी झोला पैक करके यहाँ से निकल चुका है। मॉर्निंग में हमें दिखाया आता है कि आकेगामी फिर पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। उसको रियलाइज होता है कि जो भी उसने मिस्टेक्स करी है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। पुलिस स्टेशन जाते ही वो सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर पुलिस वाला भी उसको वहाँ से निकाल लेता है। जहाँ जाते हुए अपना हीरो रियलाइज करता है कि अब लगता है उसको अपनी उसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ से वो आया था। जाते ही उसका मकान मालिक उसको कहता है कि बेटा तुम्हारा जो सामान था ना वो मैंने फेंक दिया है और तुम्हारे बदले कोई और रेंट पे रह रहा है। यहाँ में इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जहाँ काफी गंभीर बारिश में ये बंदा चुपचाप बैठा था। जहाँ मन ही मन सोचता है कि बेघर होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे उम्मीद है कि वो लोग अच्छे से खा रहे होंगे। तभी वो मन ही मन याद करता है कि यूजुकी कितनी अच्छी लेडी है और सेल्फ इंडिपेंडेंट है। वो सभी लड़कियों के बारे में अच्छा सोचता है, फिर उसको अच्छे ख्याल आते हैं। जहाँ मन ही मन सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। जहाँ सोचता है कि मुझे अपना लोन चुकाना ही होगा, भले ही उसके लिए मैं खुद कुर्बान क्यों ना हो जाऊँ। वो काफी हताश हो रखा था। जहाँ वो देखता है कि यूजुकी उसके सामने है, जहाँ यूजुकी उस पर चिल्लाती है कि बेवकूफ इतने ठंड के टाइम पे इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो। और अपने प्रोटैगनिस्ट का ध्यान तो कहीं और ही था, तुम समझ चुके हो। समझ रहे हो? आकेगामी कहता है लेकिन तुम्ही ने तो मुझे बाहर भगाया था, लेकिन मैंने तुम्हें बाथरूम से बाहर जाने को बोला था, टेम्पल के बाहर नहीं। जहाँ आखिर में अपनी यूजुकी उससे कहती है कि तुम अभी भी बच्चे हो जिसको सबका साथ चाहिए, तुम्हें हर चीज सिखानी पड़ेगी, मैं तुम्हारी ट्रेनर बनूंगी। बाद में तुम्हारी एज कितनी है वैसे? आकेगामी शर्माते कहता है कि मेरी एज तो 21 है। ये सुनते थोड़ा पीछे होती है, शर्माते कहती है कि मेरी एज 17 है, लेकिन तब भी तुम इतने बड़े हो चुके हो और तुम्हें तो अभी और जरूरत है सबकी। चलो आज से मैं तुम्हारी टीचर ही बनूंगी। आज तुम पहली चीज सीखोगे और ये है कि कभी भी अकेले मत रहो। जहाँ वो उससे कहती कि चलो अब तुम मेरे साथ टेम्पल चलो। तभी वहाँ पे सूक्यू की भी एंट्री होती है, जो उससे माफी मांगती है उसने जो भी उसके साथ हरकत करी। आकेगामी भी कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हारे संतरे, खैर छोड़ो क्या ही बोलूं। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को टेम्पल अब जाना चाहिए, काफी भूख भी लग रही है उसको। तभी सूक्यू उसके हाथ में एक पर्चा देती है, जिस पर्चे के अंदर सूक्यू को किस करने की फीस लिखी हुई थी, जिसे देखकर वो सोचता है कि एक और कर्जा मिल गया। तभी वो सब घर के अंदर घुसते हैं, जहाँ मिया ये सब देखकर काफी हैरान थी कि आकेगामी वापस कैसे आ गया। आकेगामी को देखो बेहोश हो जाती है, चुपचाप ही लोग उसको अंदर ले आते हैं। यही हमें दिखाया जाता है कि सूक्यू की बहन कुरागी भी है, जो कि सबका वेलकम करती है, जो मुझे दिखने में तो काफी डम टाइप की लगी, जो उनको कहती है कि आप लोग जाओ, मैं बाथरूम में आपका वेट करूंगी। सूक्यू भी अब चली आती है रूम छोड़ के, जहाँ पे आकेगामी कागुरा से पूछता है कि चलो अब डिनर बनाते हैं। अगले सीन हम देखते हैं कि कागुरा अपने आकेगामी की हेल्प करते हुए कहती है कि उसकी बहन पहले काफी बेवकूफ थी, बीच में वो एकदम सीरियस रहने लगी थी, जब से तुम आए हो वो वापस से बेवकूफ बन चुकी है। वही अपने प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में भी कीड़ापंदी चलती है। वो चाहता था कि वो यूजुकी का बाथरूम का दरवाजा खोले। कुरागी सब देख लेती है और उसको कहती है कि बदमाश होना इतना भी गलत नहीं है, आखिर तुम भी तो इंसान हो, आखिर हम सभी लोग इंसान के तो बच्चे हैं। यूजुकी भी एक नंबर की बदमाश है, तुम्हें पता नहीं तो। जहाँ कुरागी कहती है कि तुम वहाँ से दरवाजा खोल सकते हो। आकेगामी कहता है कि ये सब काम गलत है एकदम। वही मन ही मन काफी खुश था, वो कुरागी की तारीफ करता है कि लड़की काफी इनोसेंट और काफी अच्छी है। वो फिर चुपचाप जाते वहाँ के बाथरूम का दरवाजा खोलने वाली थी। प्रोटैगनिस्ट भागते जैसे उसको पकड़ने वाला था, वो साइड होती है और प्रोटैगनिस्ट के हाथ से दरवाजा खुल जाता है और फिर उसको नजारे देखने को मिल जाते हैं। तभी दोनों ही लड़कियाँ कागुरा को कहती हैं कि तुम्हें आकेगामी के साथ ज्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। ये बोल के वो दोनों वहाँ से चली आती हैं। तभी यहाँ पे मिया आती है, जो कि आकेगामी को देख कहती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है ना। वो देखते हैं कि मिया काफी गुस्से में है, उसके मन में ये बैठा हुआ है कि हमारे टेम्पल की बर्बादी का कारण ये आकेगामी बनेगा। वो गुस्से में आकेगामी को कहती है कि तुमने भले यूजुकी और सूक्यू को हरा दिया हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हारा औजार जरूर काटूंगी। एंड लिटरली इसने यही बोला था, मैं कुछ खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ, तुम सबटाइटल्स में चेक कर सकते हो। तो या अब बेसिकली मिया और आकेगामी की फाइट होने वाली है। अगले सीन हम लोग देखते हैं कि कागुरा, सूक्यू और यूजुकी ये तीनों ही किसी काम से बाहर जाने वाली हैं। वो आकेगामी को कहती है कि तुम फाइट में अपना बेस्ट देना और हो सके अपने पंचेस का ज्यादा इस्तेमाल करना। वहीं दूसरी तरफ मिया की दोस्त उसको एमएमए फाइटर की तरह उस पर पट्टियां बांधती हैं। आकेगामी बाहर देखता है कि अपनी मिया उसके लिए रेडी है। वो मिया को उसके नाम से पुकारता है, जहाँ मिया उसको कहती है कि मैं तुमसे पहले आई हूँ इस टेम्पल में, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। आकेगामी कहता है कि मुझे रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल हम दोनों अभी सेम पोजीशन में हैं। वहीं वो इस लड़की से बात करता है, जो कि मिया की बड़ी बहन बताई जा रही है। आकेगामी फिर अपनी मिया से कहता है कि लड़ाई का क्या फायदा, छोड़ दो ना इनको। मिया कहती है अच्छा मैं कैसे भूल जाऊँ कि तुमने मुझ पर हमला किया। तो ये बात यार एपिसोड नंबर 1 की है और अपने प्रोटैगनिस्ट आकेगामी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। और अब अगले सीन हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे
बेसिकली कटाना पकड़ रेडी है। एंड फिर वो हया कुनीन को याद करती है। तो हया कुनीन बेसिकली एक ऐसा बंदा है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जिसने काफी सारे लोगों को बचाने के लिए एक इंसान को मारा था। एंड अपनी मिया का भी माइंडसेट यही है कि वो आकेगामी को हराएगी ताकि टेम्पल के बाकी लड़कियों को बचा सके। जैसे ही मैच शुरू होता हमें दिखाया आता है कि मिया ने काफी तेजी में आकेगामी के बाली काट दिए। आकेगामी ये देख रियलाइज करता है कि ये तो बहुत सीरियस हो रखी है। वही मिया उसको कहती है कि अगला बार तुम्हारी स्किन पे होगा। आकेगामी भी सोचता है कि इस मिया को कैसे हराए बिना उसको चोट पहुंचाए। तभी मिया उस पर फास्टली अटैक करती है, मानो कि इसको मारने ही वाली थी। आकेगामी भी अपनी स्वॉर्ड छोड़ अपने दोनों हाथों से स्वॉर्ड पकड़ने को रेडी था। तभी हम देखते हैं कि मिया की पट्टी बाहर आ चुकी है जिसको उसकी बहन पकड़ लेती है और फिर वो एक्सपोज हो जाती है और अपने आकेगामी का हाथ तलवार पे कम बलूनों पे पहुंच जाता है। अगली सीन हमें दिखाया जाता है कि मिया काफी शर्मा रही है बिकॉज मैच हार चुकी है। उसकी बहन काफी खुश होती है और कहती है कि तुम अब हार चुकी हो और अब आकेगामी डिसाइड करेगा कि इसको कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए। तभी मिया की बहन आकेगामी को एक ऐसी किताब देती है जिसमें काफी सारे पनिशमेंट्स थे और उसमें काफी खतरनाक पनिशमेंट्स भी थी, हो तुम लोग ना समझो। तभी आकेगामी उससे कहता है कि तुम्हें कोई पनिशमेंट मैं नहीं दूंगा, मुझे बस तुमसे एक चीज चाहिए। और वो फिर अपनी फिंगर से उसकी तरफ इशारा करता है। आकेगामी मेनली वो किताब चाहता था जो उसके हाथ में है, लेकिन मिया को लगता है कि आकेगामी की नजर उसके बलूनों पे है। और फिर आकेगामी उसके पास आके कहते हैं कि प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे दे दो, प्लीज एक दिन के लिए दे दो, बस दे दो मुझे। और वो काफी शर्मा चुकी थी बिकॉज अपने मन में कुछ और ही सोच रही थी और वो फिर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन हमें आकेगामी दिखाया जाता है जो कि सो रखा था एंड वो मनी मन सोचता है कि पता नहीं उस बुक में कितने सीक्रेट्स होंगे, कौन कौन सी पनिशमेंट्स होगी उसमें। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि मिया उसके ऊपर ही बैठी है। मिया उसको कहती है कि तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें देने को रेडी हूँ, मैं कभी चुनौतियों से नहीं भागती, मेरी गलती है तो तुम मुझे सजा दो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी। और ये बोलते ही वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। एंड इधर हमारे खुद आकेगामी को समझ नहीं आता है कि उसने क्या मांगा था, उसको क्या मिल रहा है। एंड वो उसको काफी ज्यादा बहला फुसला रही है कि ये सपना है, इसको तुम भूल जाओगे, अब रेडी हो जाओ। वही अपना आकेगामी बस छूट ही चुका था, वो रियलाइज करता है कि आसपास कोई है तो नहीं। तभी देखता है कि मिया की जो बड़ी बहन है वो उन दोनों को रिकॉर्ड कर रही है। तभी वो तेजी में खड़ा होता है और उसको कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। मिया कहती है कि वही तो कर रही हूँ जो तुमने मुझे पनिशमेंट दी है। वो कहता है मैंने तुमसे ये चीजें कब मांगी थी। मिया को समझ नहीं आता लेकिन अपना आकेगामी सब समझ चुका था। वो उसको कहता है कि बेवकूफ मुझे तुम नहीं, मुझे वो किताब चाहिए जिसमें पनिशमेंट्स लिखी हुई है, तुम्हारा मैं क्या ही करूंगा। और ये सुन के मिया को काफी डिसरिस्पेक्टिंग फील होता है और वो शर्माते वहाँ से भाग जाती है। इधर इसकी बड़ी बहन अपने बोटाइन इसके कान में कुछ कहती है। वहीं पे भागते भागते मेडिटेशन रूम में छुपने की कोशिश करती है। जैसे अंदर जाती है वो देख पा रही थी कि अपना आकेगामी भी वहाँ पर है, जहाँ आकेगामी उसको बताता है कि तुम्हारी बहन ने मुझे यहाँ भेजा है। तभी आकेगामी उसको कहते कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो ज्यादा उसको कुछ नहीं कहती और कहती कि उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और ये बोलती जैसे दरवाजा खोलती है वो रियलाइज करती है कि उसका दरवाजा ही बंद हो चुका है। एंड ये हम देख सकते हैं कि कागुरा ने बाहर से कुंडी और ताला दोनों लगा दिया। यहीं पे अपना आकेगामी भी वहाँ सोचता है कि इस खिड़की से भी हम बाहर नहीं निकल सकते, मेरे पास तो ना फोन है ना कोई कनेक्शन है, अब हमें यहीं पे रहना होगा। तभी आकेगामी को एक ब्लैंकेट मिलता है जो मिया को देने वाला था, जहाँ वो अपने आकेगामी को मना करती है और कहती कि मैं नहीं चाहती कोई आदमी मुझे छुए। तभी आकेगामी को काफी अजीब सी डेस्क मिलती है जिसके बारे में वो अपनी मिया से पूछता है। मिया कहती है कि यार मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब क्यों दूं। बाय द वे वो एक सूत्रा ट्रांसक्रिप्शन डेस्क है जिसके अंदर उन लोगों का कटा सिर रखा जाता है जो कि बुद्धा की बात को नहीं मानता। ये बात मुझे मेरी बड़ी बहन ने बोली और अगला सिर तुम्हारा होगा इसमें। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, अगर तुम्हें यही बात नहीं पता तो तुमने टेम्पल ही ज्वाइन क्यों किया। फिर ये बोलते ही अपनी मिया को छींक लगती है और छींक लगने के बाद आकेगामी उसके पास आकर उसको ब्लैंकेट पहनाने वाला था। वो काफी घबरा जाती है, उसका दिमाग काम नहीं करता और फिर रोना शुरू कर देती है। ये देख आकेगामी उसको ब्लैंकेट ओढ़ ही देता है। मिया उसको कहती कि प्लीज तुम मेरे ऊपर इतनी काइंडनेस मत दिखाओ। अब हम देख सकते हैं दोनों ही काफी डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। मिया उससे सवाल करती है कि अभी जो भी हुआ और तुम्हारे कमरे में जो हुआ उस रात, क्या तुम उसको भूल सकते हो। आकेगामी कहता है कि मैं नहीं भूल सकता क्योंकि काफी डिफिकल्ट होगा भूलना। आकेगामी साथ में कहता है कि तुम आजकल काफी वियर्ड एक्ट करने लग गई हो। मिया कहती है कि ये मेरा ट्रू नेचर है, मैं पहले से ही ऐसी थी और इसमें सबसे बड़ा रीजन है मेरी फैमिली कर्ज का और यही कारण है कि मैं यहाँ पे जापान आई। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी कहानी भूल जाओगे। वो अपनी कहानी बताती है और उसकी कहानी और अपने आकेगामी की कहानी ऑलमोस्ट सेम थी। वो एक ऐसी फैमिली में पैदा होती है जहाँ पे उसकी मदर उसको कहती है कि बेटा तुम्हें अच्छे दोस्त अपने आसपास रखने हैं और वो अच्छे ही नहीं वो हॉट भी होने चाहिए। और बेसिकली हम लोग देख सकते हैं और आगे वो एक्सप्लेन भी करती है कि उसकी मम्मी के काफी सारे हॉट दोस्त थे। कुल मिला के तुम समझ ही रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा तुमसे। जहाँ वो बात करती है कि वो स्कूल भी जाती थी, वो इसी माइंडसेट से जाती थी कि वो भी अपनी मम्मी की तरह काफी हॉट दोस्त पटाएगी। उसकी ऐसी मेंटेलिटी देखकर धीरे धीरे करके हर कोई दोस्त उससे दूर होने लग गया और जब तक उसको पता चलता है कि ये चीजें गलत है तब तक उसके सारे दोस्त दूर हो चुके थे। और तब स्कूल में उसकी मुलाकात और दोस्ती होती है उसकी बड़ी बहन कागुरा से, जिससे हर चीज शेयर करती थी। और फाइनली कागुरा ने उसको इस टेम्पल के बारे में उसको बताया जहाँ पे फाइनली वो अपनी फैमिली की कर्ज से दूर हो सकती थी और वो सारे मेन से दूर रहती। वो
खुश थी, वो चाहती थी कि वो एकदम ही अलग इंसान बने, लेकिन जब से अपना प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे आया हर चीज तबाह हो गई। खैर मैं तुम्हें भी क्या ब्लेम दो, कोई नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुन अपना प्रोटैगनिस्ट भी काफी रो पड़ता है, बिकॉज उसकी और उसकी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी। वो थोड़ी हैरान भी होती है, उसको रियलाइज होता है कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं कि हम दोनों एक साथ मिल रहे हैं। बेसिकली अपने माइंड में ये सोच रही थी कि उसका आकेगामी उसके सपनों का राजा तो नहीं। वो मन ही मन सोचती है कि वो अब आकेगामी से अब दूर रहने लगेगी, लेकिन आकेगामी उसको एनकरेज करता और कहते कि चलो अब हम दोनों ही एक साथ अपना मिशन पूरा करेंगे। तभी वहाँ पे इसकी बहन आती है और उनको डरा देती है, और वो ऑब्वियसली काफी टाइम से वहीं पे बाहर थी और वेट कर रही थी कब इन दोनों का मैटर सॉल्व होगा। और अब वो उन दोनों को एक अलग सी बुक देती है, और जिसके बाद फिर सुबह हो चुकी थी। उसकी बड़ी बहन उन सबकी वीडियो बनाती है। वहीं यूजुकी झाड़ू मारते हुए उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसको काफी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देख पा रही है कि वो लोग एक मैट पे डांस कर रहे हैं, जहाँ पे उसकी बड़ी बहन उसको बताती है कि ये लोग पूरी रात भर यही कर रहे थे। और फिर अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि सारा मैटर यूजुकी को समझ आ चुका है। तभी वहाँ कीकी आती है जो उससे कहती है कि यूजुकी तुम्हें तो आज मीटिंग में जाना था ना, तुम भूल गई, तुम्हारी इस मीटिंग से पूरे टेम्पल का फ्यूचर डिसाइड होगा। ये सुनते अगले सीन में वो और आकेगामी भागते हुए जाते हैं। आकेगामी फिर उससे पूछता है कि मीटिंग कहाँ पर है, जहाँ उसको रिप्लाई में बताती है कि रिकुगु टेम्पल में मीटिंग है। आगे वो बताती है कि हमें बस ढूंढनी होगी ताकि हम जल्दी पहुँच सके, लेकिन मुझे तो किमोनो पहना था और मैंने तो पहना भी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट उसको बोलता है कि तुम टेंशन मतलब मैं पहले किमोनो की दुकान पे काम करता था। आगे वो बताती है कि ये टेम्पल बहुत जल्द बंद हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीस्ट भी नहीं है और मेरे पेरेंट्स भी यहाँ नहीं रहते। अगर हम लोग इस मीटिंग में पहुँच गए तो हो सकता है कि इस टेम्पल को एक नया प्रीस्ट मिले। जहाँ आकेगामी इससे कहता है कि यानी कि तुम शादी इसलिए कर रही हो ताकि तुम टेम्पल को बचा सको। आगे हम लोग देखते हैं कि ऑफिशियली इन दोनों की बस छूट चुकी है। वो दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। तभी अपना आकेगामी एक स्कूटर दोस्त से लोन लेता है और फिर वो दोनों एकदम 3 इडियट के रैंचो की तरह आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी बुरी किस्मत उनका साथ नहीं छोड़ती और फिर तभी स्कूटी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। तभी उन लोगों की बस दिखती है जिसके ऊपर वो बैठ जाते हैं और बाद में उन लोगों को पता चलता है कि वो बस नहीं एक ट्रक थी। यूजुकी शॉर्ट थी कि टेम्पल बहुत जल्द बंद हो जाएगा उसके कारण, लेकिन अपना आकेगामी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम यहीं पे किमोनो चेंज कर सकती हो। स्टॉप आते ही हम लोग दूसरा ट्रक लेंगे। और अब मीटिंग शुरू होने में 30 मिनट यानी कि आधा घंटा और बचा है। और अब कहानी में हम लोग देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट और यूजुकी दोनों ही ट्रक में थे। ट्रक के अंदर यूजुकी को वो बातें याद आती हैं जो उसने कीकी के साथ की थी, जहाँ उसने कीकी सान को कहा था कि वो नहीं चाहती कि टेम्पल कभी बंद हो। कीकी उसको रिप्लाई में कहती है लेकिन तुम्हारा अभी प्रीस्ट बनने में 3 साल का वक्त और है और टेम्पल के पास बस 1 साल और बचे हैं। जहाँ फिर उसने कीकी ने फैसला किया था कि वो लोग अपनी यूजुकी के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढेंगे ताकि वो लोग टेम्पल को बचा सके। आगे वो लोग ट्रक उठा करके टेम्पल के पेड़ पे दे मारते हैं। यूजुकी तो बहुत खुश होती है। वो भागते हुए टेम्पल के कर्मचारी के पास जाती है। वही अपने प्रोटैगनिस्ट की हालत खराब थी बिकॉज उसने ट्रक का पूरा शीशा विशा तोड़ दिया था। यूजुकी फिर अपने आकेगामी को देख कहती है कि बाय अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। वहीं आकेगामी भी दूर से उसके लिए श्योरली खुश था। वो मन ही मन सोचता है कि चलो अब आकेगामी को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा और हमारा टेम्पल भी बचा रहेगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि अपने आकेगामी के सामने ही एक नन बैठी थी। आकेगामी उसको देखता है जहाँ नन उसको कहती है कि तुमने टेम्पल वाले ड्रेस पहने हैं, मतलब तुम टेम्पल के ही एक मेंबर हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो। और उसका कान पकड़ते उसको खींचते हुए टेम्पल के अंदर लेके जाती है। अब हमें यूजुकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक आदमी के सामने बैठी थी। वो उसको अपना नाम बताती है और उसको धन्यवाद कहती है उसको इनवाइट करने के लिए। वहीं पे सामने जो पर्सन था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम कीजो है और मुझे काफी खुशी हुई कि आप यहाँ पर आई, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपको अभी से शादी क्यों करनी है, आप तो अभी भी काफी जवान हैं। यूजुकी जहाँ उसको बताती है कि उसको टेम्पल बहुत पसंद है और टेम्पल के लोग भी उसको बहुत पसंद है और आपको भी कभी कभी मिजुकी टेम्पल आना चाहिए। मिजुकी टेम्पल के लोग काफी फ्रेंडली है, वो मेरी फैमिली जैसे है, वो काफी सॉफ्ट और वार्म है। तभी दूसरी तरफ देखती है कि अपना प्रोटैगनिस्ट गार्डन में झाड़ू मार रहा है। तभी उन दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होता है जहाँ पे यूजुकी सोचती है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पे आकेगामी सोचता है कि वो नहीं चाहता कि वो यूजुकी को किसी और आदमी के साथ देखे और वो मन ही मन यूजुकी को फैंटेसाइज करता है। तभी जो कीजो था सामने वाला बंदा है वो अपनी यूजुकी को कहता है कि आप घबराइए मत, आप ऐसा समझिए कि आपका ही कोई फैमिली मेंबर आपके आसपास है। प्रोटैगनिस्ट दूर से ही देख लेता है कि यूजुकी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। अपने आकेगामी को कहीं पे छुपना पड़ेगा वरना सारा काम खराब हो सकता है। तभी नन उसको अपने पास बुला लेती है और वही तभी हमें दिखाया जाता है कि नन ने अपने आकेगामी को इन दोनों के बीच ही छोड़ दिया है। जहाँ पे कीजो तो काफी धन्यवाद कहता है आकेगामी का कि उसने यहाँ पे आकर अपना सपोर्ट दिखाया। वही यूजुकी काफी ज्यादा नर्वस थी कि ये यहाँ पे क्यों आया। आकेगामी मन में सोचता है कि उसको यहाँ पे नर्वस नहीं रहना है, उसको अपना जलवा दिखाना होगा और इस कीजो को इम्प्रेस करना होगा। तभी अपना आकेगामी अपनी यूजुकी को माय लेडी कहता है, कीजो को माय लॉर्ड कह के पुकारता है। फिर वो कीजो से कहता है कि अगर आपको यूजुकी के साथ कहीं जाना हो तो आप कहाँ जाएंगे। कीजो कहता है कि मैं इनके साथ मूवी देखने जाऊंगा और इनके साथ रहूंगा। जहाँ पे वो मन ही मन सोचता है कि मूवी हॉल में तो काफी अंधेरा रहता है, ये लोग एक साथ रहेंगे और बस यही चीजें
सोच अपना प्रोटैगनिस्ट काफी दुखी होता है। तब ये कीजो से एक और सवाल पूछता है। वो उससे पूछता है कि आप अपना दिन कैसे बिताओगे। कीजो कहता है कुछ नहीं, मैं बस हॉट स्प्रिंग करूंगा, और फिर वापस सब अपनी यूजुकी को हॉट स्प्रिंग में फैंटेसाइज करता है। वो काफी गुस्से में आ चुका था। वहीं पे यूजुकी उसको शांत कराने की पूरी कोशिश करती है, और फिर वो कीजो से आखिरी सवाल पूछता है कि शादी के बाद आप क्या करेंगे। और वही वो इतना डैंग जवाब देता है। वो उसको कहते है कि मैं 10 बच्चे पैदा करूंगा। ये सुनते ही उसकी नाक से पूरा खून आता है और अपना आकेगामी एकदम बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ का एक कर्मचारी अपने आकेगामी को उठा ले जाता है। आकेगामी की इन हरकतों के लिए यूजुकी कीजो से माफी मांगती है, या कीजो कहता है कि नहीं तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे पता नहीं कि वो यहाँ पे क्यों आया, लेकिन मुझे इतना तो कंफर्म है उसको देख करके कि वो हमारी मीटिंग को इंटरफेयर करने नहीं आया था। उसके कैरेक्टर को देखा जाए तो वो काफी अच्छा इंसान है। वो यहाँ पे बस तुम्हारे लिए थोड़ा चिंतित है, क्योंकि वो यहाँ पे रहा, उसने एक भी शब्द को झूठ नहीं बोला। झूठ शब्द सुनते ही उसको अपना बचपन याद आता है। जब वो छोटी थी और उसने काफी खराब कपड़े पहने हुए थे, जहाँ उसकी मम्मी उसको कहती है कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। वो फिर मनी मन सोचती कि हाँ झूठ बोलना एकदम गलत है। जहाँ वो फिर कीजो को कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे शादी नहीं करना चाहती। और फिर हमें फ्लैशबैक में कीकी और यूजुकी की पुरानी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पे कीकी उसको कहती है कि अगर तुम्हें सही में टेम्पल बचाना है तो तुम किसी भी बुद्धिस्ट प्रीस्ट से शादी करो। शादी करने के बाद जैसे 3 साल हो जाएं, तुम उसको डिवोर्स दे करके यहाँ पे टेम्पल में नन बन सकती हो, और इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारे पास थोड़ा टाइम भी बच जाएगा टेम्पल को बचाने में, और वैसे भी तुम तो जवान हो, वो तुम्हारे बहकावे में आ ही जाएगा। यूजुकी मनी मन सोचती है कि ये तो एक स्कैम की तरह है। कीकी आगे बताती है कि अगर शादी के लिए ज्यादा जल्दी करे तो ये बोल देना कि मुझे पढ़ाई करनी है और मैं भी जवान हूँ, और आखिर में उसको कहती है कि तुम जो भी करना उसको काफी अच्छे सपने दिखाना। तो देख लो भाई लड़की हम लड़कों के लिए कैसी ऐसी प्लानिंग करती हैं। और अब हम करंट सीन में देखते हैं कि कीजो उसको बताता है कि बेसिकली तुम चाहती हो टेम्पल कभी बंद ना हो। ये सुन के अपनी यूजुकी उससे माफी मांगती है कि उसने जो भी उससे झूठ बोले, लेकिन वो उससे शादी करने को अभी भी तैयार है। उसका ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज कीजो को काफी पसंद आता है, जहाँ कीजो उसको कहता है कि तुम अभी भी एक बच्ची हो, लेकिन मिजुकी टेम्पल पूरा खराब हो चुका और बर्बाद भी हो चुका है। उसको ठीक करने का भी कुछ फायदा नहीं है। तुम खुद को नहीं बचा सकती तो तुम टेम्पल को क्या बचाओगी। मेरी मानो तो सबकी भलाई यही होगी कि टेम्पल ही बंद हो जाए। ये सुनते ही अपनी यूजुकी को उसके सारे दोस्त याद आते हैं। वो उसको कहती है कि नहीं ऐसा नहीं चाहती मैं। कीजो उसको बताता है कि तुम रियलिटी में आओ ना, मिजुकी टेम्पल बचाने के कोई लायक नहीं है। हम सबकी भलाई इसी में ही है कि उस टेम्पल को परमानेंटली बंद करना होगा। ये सब देखकर आकेगामी चाकू निकाल कर अपने आप को मारने वाला था। वो कहता है कि मेरे इस बड़े कर्जे के कारण आज टेम्पल बंद होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जान दे करके इस टेम्पल को बचाऊं। यूजुकी उसको रोकती है। वहीं पे अपना आकेगामी कीजो से रिक्वेस्ट करता है कि क्या हमें इस मीटिंग में दूसरा मौका मिल सकता है। कीजो सुन उसको कहता है कि आकेगामी तुम्हारे लिए भी ये बेस्ट रहेगा, टेम्पल ही बंद हो जाएगा तो तुम्हारा लोन भी हट जाएगा। ये सुन के अपनी यूजुकी काफी हैरान होती है कि आकेगामी बच सकता है। आगे अपना आकेगामी कीजो के सामने हाथ फैलाता है और कहता है कि यूजुकी ने मुझे 2 बार बचाया। कीजो उसको कहता है कि देखो तुम रियलिटी में आओ, टेम्पल का खुलना कुछ फायदेमंद नहीं है, और अगर तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे तो वो भी इतना आसान नहीं होगा। क्या तुम यूजुकी और बाकी लोगों को बचा पाओगे टेम्पल के साथ? क्योंकि देखो अगर टेम्पल बंद नहीं हुआ तो आगे जाके यूजुकी की फैमिली ही सफर करेगी, और तुम खुद इमेजिन करो अगर टेम्पल बंद नहीं हुआ तो चीजें और आगे खराब हो सकती हैं। ये सुन के आकेगामी कहता है कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा। कीजो कहता है कि देख लो एक बार, तुम कसम खाने को तैयार हो? तुम्हें अपनी जिंदगी यूजुकी को खुश करने में निकालनी होगी। वो बीमार हुई, उसका पूरा देख रेख तुम्हें ही करना होगा। ये सारी बात सुन अपना आकेगामी रेडी था और हर चीज में हाँ बोलता है। कीजो आगे कहता है कि क्या तुम उसके साथ रहकर एक अच्छा भविष्य बना सकते हो, एक अच्छी फैमिली का निर्माण कर सकते हो? और अपना आकेगामी भाई उसमें भी हाँ बोल देता है। तो ठीक है फिर आकेगामी, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। और वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि फाइनली उनका टेम्पल अब बच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कीजो को देखते हैं जो कि कमरे के अंदर होता है। नन उसको कहती है कि तुम्हारा काम था कि उसको कन्विंस करो कि टेम्पल को बंद करना है। कीजो कहता है कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने साथ एक इंटरेस्टिंग लड़का लाई थी। नन कहती है कि ओ आकेगामी तो ये उसी का बेटा है। अगले सीन में हम लोग इन दोनों को देखते हैं। ये लोग रात में अकेले चल रहे थे, इनकी बस छूट चुकी है और अब ये लोग पैदल पैदल स्टेशन जा रहे हैं, जहाँ आकेगामी सोचता है कि प्रीस्ट ने यूजुकी की शादी अपने नाम से की है, मतलब ऑफिशियली उससे किसी भी तरह का एंगेजमेंट नहीं किया है। इसका मतलब अपना आकेगामी टेम्पल में ही रहेगा। ये सोचते ही वो काफी खुश होता है और वहीं पे नाचना शुरू कर देता है। अपनी यूजुकी उसको देख रोने लगती है, इसलिए वो उसकी आंखें छुपा देती है ताकि वो अपनी यूजुकी का रोता हुआ फेस ना देख पाए। आगे वो लोग स्टेशन जाते हैं, जहाँ स्टेशन की आखिरी ट्रेन भी चली गई थी। वो लोग फिर रोड पे टैक्सी ढूंढते हैं और उनको टैक्सी भी नहीं मिलती। यूजुकी का फोन भी डेड हो चुका था और आकेगामी ने तो काफी टाइम पहले अपना फोन तोड़ दिया था। बाहर बहुत ठंड हो रही होती है, जहाँ आकेगामी सोचता है कि इन दोनों को कहीं पे रेस्ट करना होगा। तब इन दोनों की नजर जाती है एक लव होटल रूम में, हाँ जिसको तुम ओयो भी कह सकते हो। आकेगामी फिर सोचता है कि नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ यूजुकी फिर उसको फोर्स करती है कि हम दोनों को उस होटल रूम में जाना चाहिए। वो लोग फिर होटल के अंदर जाकर चेक इन लेते हैं और उनको चाबी मिलती है और तुम खुद देख सकते हो उसको किस तरह की चाबी मिली है। अंदर जाते ही वो लोग देखते हैं कि रूम काफी ज्यादा क्लीन और चकाचौंध हो रखा है, जहाँ यूजुकी कहती है कि वो अपने लिए खाना ऑर्डर करेगी। वहीं आकेगामी को दीवार पे एक समझ जाओ क्या दिख रहा है,
यूजुकी उसको एक मेन्यू दिखाती है जिसमें फ्री कॉस्ट्यूम कॉस्प्ले भी है, और ये देखती है अपना आकेगामी यूजुकी को वापस उन कॉस्प्ले ड्रेसेस में फैंटेसाइज करता है। और उनके मेन्यू में ये भी लिखा था कि वो लोग काफी अच्छी अच्छी चीजें भी देख सकते हैं। वो दोनों ही एक जगह चुपचाप बैठे थे जहाँ पे आकेगामी फिर नहाने चला जाता है और अपनी यूजुकी टीवी में, भाई मैं क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं इस बार। आकेगामी बाथरूम से आते ही यूजुकी से पूछता है कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, और ये देखते यूजुकी तुरंत ही टीवी बंद कर देती है। और अब उसको बाहर आता देख यूजुकी नहाने चली आती है। आकेगामी आके जैसे टीवी खोलता है वो देख लेता है कि इतने टाइम से क्या देख रही थी, और लिटरली उसको उस पर भरोसा नहीं होता है। वो रियलाइज करता है कि तभी इसने मुझे पहले नहाने को भेजा। और फिर उसको कागुया की सारी बातें याद आती है जिसने कही थी कि यूजुकी सान भी काफी नॉटी किस्म की है, वो सीधी है नहीं। और तभी उसके माइंड के दोनों डेविल और गॉड दोनों ही उससे ये कहते हैं कि यही तुम्हारा मौका है, जाकर कुछ कर दिखाओ, यही चांस है तुम्हारा। उन दोनों से ये बंदा काफी परेशान हो चुका था कि ये दोनों उसके दिमाग में घूम रहे थे और वो नहीं चाहता था ये किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट दे यूजुकी को। तो वो फिर जाकर के चिपक जाता दीवार पे। और फिर वो नहाते नहाते जैसे ही थोड़ा काम डाउन होती है वो रियलाइज करती है कि उसने क्या गलत करा, वो किस बात के लिए इतनी एक्साइटेड हुई थी, उसको ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर उसको आकेगामी की सारी बात याद आती है जो उसने कीजो के सामने कही कि कैसे वो यूजुकी को सपोर्ट करने को तैयार है हर चीज में। और जैसी नहा के बाहर आती है वो देख पा रही है कि अपना प्रोटैगनिस्ट उधर ही अपने आप को लॉक कर बैठा है। आकेगामी उसको कहता है कि यूजुकी अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने अपने आप को लॉक कर दिया है। यूजुकी उसके पास आकर उसकी आंखों में एक ब्लाइंड फोल्ड लगा देती है और फिर वो चुपचाप आकर के सो जाती है। अब हम देखते हैं कि सुकियो काफी इंतजार कर रही है इन दोनों का। तभी अपना आकेगामी और यूजुकी आ चुके थे। उन दोनों को आते ही सुकियो उनको वेलकम करती है और कहती है कि अच्छा है तुम लोग जल्दी आ गए, तुम्हें कुछ हुआ नहीं। वो दोनों ही काफी फिशी फेस बनाते हैं जिन्हें देखो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगली सीन हम लोग देखते हैं कि यूजुकी और सुकियो ये दोनों ही अपने स्कूल के लिए निकल पड़े हैं, जहाँ यूजुकी ने सुकियो को सारी बात बता रही थी कि कैसे आकेगामी और वो एक लव होटल में ठहरे थे। सुकियो उसको कहती है कि अच्छा है तुम दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं, वरना मुझे तो यही लगता है कि जिस दिन तुम्हारी एंगेजमेंट हुई उसी दिन तुमने चीट कर दिया। आगे अपनी सुकियो यूजुकी को बताती है कि स्कूल में किसी को मत बताना कि आकेगामी हमारे साथ रहता है। यूजुकी थोड़े बहाने बनाती है, वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारे साथ एक दोस्त की तरह रहता है। सुकियो कहती है कि नहीं मैंने बोल दिया ना तो बस बोल दिया, किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। यूजुकी उसकी बात मान स्कूल चली आती है और इधर अपनी सुकियो क्लास में बैठकर यूजुकी और आकेगामी के बारे में ही सोचती है। तभी सामने उसकी दो फ्रेंड्स आती हैं, जहाँ दोनों ही बताती हैं कि हमने सुना तुम्हारा कोई न्यू बॉयफ्रेंड बना है। ये सुन के सुकियो काफी हैरान थी कि ये किस चीज के बारे में बात कर रही है। वो फिर आगे कहती कि हमने देखा था उस रात बारिश के टाइम पे तुमने उसको किस किया और फिर तुम दोनों साथ भी चले गए थे, और मुझे याद है कि उसने टेम्पल के कपड़े भी पहने थे। और तभी उसको एपिसोड 2 याद आता है जहाँ जब आकेगामी नाराज हुआ था इन्होंने आकेगामी की हेल्प की थी। सुकियो फिर उन सभी को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हें पता है वहाँ पे यूजुकी भी थी। वो दो लड़कियाँ और टैग हो जाती हैं, वो कहती है कि ओह तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड दो लड़कियाँ लेके घूम रहा है। वो दोनों ही लड़कियाँ फिर यूजुकी को चिढ़ाती हैं और कहती हैं कि तुमने पक्का किस किया अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हें पता नहीं क्या कि तुम दोनों बहनें कितनी पॉपुलर हो स्कूल में, क्लास के कितने लड़के तुम दोनों को पसंद भी करते हैं, यूजुकी कितनी खूबसूरत है और तुम्हारे तो खैर क्या ही बोलूं मैं। और फिर उसकी दोनों दोस्त डांस करने लगती हैं कि यूजुकी का कोई बॉयफ्रेंड है, यूजुकी का कोई बॉयफ्रेंड है। तभी वो बाहर खिड़की पे देखती है जहाँ अपना आकेगामी उसके लिए लंच बॉक्स लेके आया था। ये देखते ही वो अपनी क्लास में पर्दा लगाती है और भागते हुए नीचे जाती है। आकेगामी जब तक वहाँ के लड़कों से पूछ पाता तब तक अपनी सुकियो आती है और उसको बेहोश करके अपने साथ ले आती है। तभी अपने प्रोटैगनिस्ट की नींद खुलती है, वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ सुकियो से पूछता है कि ये जगह कौन सी है। सुकियो बताती है कि डरने की बात नहीं है, ये एक नर्स रूम है। वो फिर सुकियो को कहता है कि ये लो तुम्हारा लंच तुम भूल गई थी। सुकियो उसको थैंक्स बोलती है और ये सुनते ही आकेगामी अब जा रहा था बाहर। उसको बाहर जाते देख अपनी सुकियो उसको रोक लेती है। वो कहती है कि अभी बाहर मत जाओ, बाहर पीटी हो रही है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे कपड़ों से तुम सबका ध्यान अपनी ओर खींचोगे, एक काम करो यहीं कहीं पे छुप जाओ। और तभी फिर सुकियो को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजा खोलते ही उसकी दोस्त अंदर आती है उसको बुलाने के लिए। वहीं अपना आकेगामी सुकियो के नीचे छुपा था। वो दोनों ही सुकियो की सेहत के लिए चिंतित थी। वो आती है उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। सुकियो उसको बोलती है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, तुम लोग पीटी करने जा सकते हो, मैं नहीं आ पाऊंगी। तभी इनमें से लड़की कहती है कि सुकियो एक बात बताओ तुम्हारे पैर इतने बड़े कैसे हो गए। ये देखती है सुकियो लेटने की कोशिश करती है और आकेगामी को अपनी ओर खींचती है। वो अपनी दोस्तों को बताती है कि उसको लेग क्रैम्प आ गया, लेकिन असल में तुम देख ही सकते हो वो कहाँ पर है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि सुकियो तुम पहले से ज्यादा मोटी हो गई हो। ये देखकर वो अपने आकेगामी को और पकड़ लेती है। आकेगामी बेचारा नीचे दबा हुआ था, उसको बिल्कुल सांस नहीं मिलती, तो वो वहीं पर ही दबा देता है। अब खैर क्या ही बोले भाई, उसको सांस भी तो चाहिए थी। और साथ ही साथ अपने आकेगामी ने उसको वहाँ पे काट भी लिया था। तभी सुकियो की दोस्त उससे कहती है कि तुम वापस आर्चरी क्लब क्यों नहीं ज्वाइन करती, सब लोग तुम्हें मिस करते हैं और अब तो टूर्नामेंट्स भी आने वाले हैं। आर्चरी का नाम सुनते ही सुकियो काफी सैड हो चुकी थी। वो उन दोनों से कहती है कि मैं फैमिली में कुछ ज्यादा
काम करती हूँ जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। उसकी सारी बातें सुन उसकी दोस्त उसको कहती है कि ध्यान रखना अपना, और ये बोलो चली जाती है। तभी अपना आर्किगामी लंबी सांस लेता है, अभी उसको सांस नहीं मिलती थी। वो फिर उससे पूछता है कि तुमने आर्चरी क्लब क्यों छोड़ा। सूकी उसको बताती है कि मैंने आर्चरी से कुछ समय का ब्रेक लिया है। ये सुन आर्किगामी कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी सारी एक्टिविटीज को रिज्यूम करूंगा, मैं घर के सारे काम कर दिया करूंगा ताकि तुम आर्चरी क्लब में ज्वाइन हो। ये सुनते ही सूकी उसको मना करती है, और तभी सूकी के दोनों दोस्त उसे नेक्स्ट पीरियड का पूछने के लिए आई थी, और फिर वो अपने आर्किगामी को उसके साथ देख लेती हैं। वो अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो सूकियो है वो रियलाइज करती है कि उसकी बहन युजुकी काफी पावरफुल थी, आर्चरी में सबसे बेस्ट थी। उसका अंदाज और कॉन्फिडेंस काफी बेस्ट था। सूकियो के हाथ में उसका लेटर भी होता है, लेकिन एक बार अपनी बहन से पूछती है कि तुम आर्चरी क्यों छोड़ रही हो, जहाँ उसकी बहन टेम्पल और उसके काम को मेन रीजन बताती है। अगली सुबह अपना आर्किगामी झाड़ू मार रहा होता है, युजुकी उसके पास आके कहती है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। युजुकी फिर उसको ये बोल दिखाती है, यानी कि तीर कमान दिखाती है। इसको पकड़ के एक स्टैंडिंग मेडिटेशन भी करी जाती है। बुद्धिस्ट स्कूल में तो ये सब सिखाया जाता है। आर्किगामी क्या तुम सीखोगे ये चीजें? आर्किगामी बहुत खुश था। अब वो दोनों एक जगह पे आते हैं जहाँ युजुकी अपने आर्किगामी को सारे आर्चरी की टेक्निक सिखाती है, और अपना आर्किगामी उसे देख काफी इम्प्रेस था। वह अपना प्रोटैगनिस्ट युजुकी से पूछता है कि तुम तो आर्चरी क्लब में थी ना, तुमने वो क्यों छोड़ा? जहाँ उसको बता दी कि ऐसे मुझे थोड़ा टाइम वेस्ट लगाए। तो अगले सीन हम लोग देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट सूकी को बुलाता है। तो उसने अपना कमरा बंद कर रखा था काफी टाइम से, जहाँ उसकी बहन कागुया आती है, जहाँ आर्किगामी को कहती है कि उसने अपना कमरा बंद कर रखा है और वो पूरे दिन भर बाहर नहीं आएगी। आर्किगामी इसको देख कहता है कि इसकी टेंशन तुम मत लो। सूकियो के कमरे में हमें दिखाया जाता है कि सूकियो कपड़े चेंज करती है। वो तब भी वही सोच रही थी कि इसने आर्चरी क्लब क्यों छोड़ा। तभी अपनी खिड़की पे देखती है कि अपना प्रोटैगनिस्ट जंप करते करते उसको बुलाता है, और तभी रोप उसके गले में ही अटक जाती है। अगले ही सीन अपनी सूकियो उसको बुलाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या काम था। वो उसको कहता है कि मैंने आज घर के सारे काम कर लिए हैं, मैंने सारे अकाउंट्स को संभाल लिया, मैंने कॉलिंग भी कर ली है। सूकियो ये सुन कहती है कि अच्छी बात है, पर तुम मुझसे क्या चाहते हो? आर्किगामी उसको बताता है कि मैं चाहता हूँ कि आप आर्चरी क्लब वापस ज्वाइन करो। सूकियो उसको कहती है कि शायद तुम कंफ्यूज हो, मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आगे उसको कहती है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैंने जो बोल दिया मैं वही करूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपनी सूकियो बाहर निकल चुकी है। वो वही सोचती है कि आर्किगामी कौन होता है मुझे बोलने वाला, मेरी मर्जी मैं जो भी करूँ। और तभी वो देखती है कि वो एक छोटे अरीना में आ चुकी है। वो अंदर जाते ही सारे टारगेट्स को देखकर थोड़ी प्रैक्टिस करती है। तभी आर्किगामी उसकी तारीफ करता है। ये सुन के वो हिल जाती है और वो सोचती है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, और उसको देख वो वहाँ से भाग जाती है। और अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही भागते भागते एक मैदान में हैं, जहाँ फिर वो आर्किगामी को पूरी स्टोरी बताती है कि आर्चरी करना तो बहुत फन है, मैंने भी इसको मजे के लिए शुरू किया था। युजुकी को देखकर मैंने इसको हमेशा ब्रेक पे रखा, मैंने आज तक कभी आर्चरी छोड़ी नहीं। युजुकी मुझसे ज्यादा बेटर है, वो काफी शांत है, वो काफी पॉपुलर है, मेरे हिसाब से उसको आर्चरी करनी चाहिए। मैं आर्चरी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है युजुकी ने आर्चरी इसलिए छोड़ी क्योंकि उसको टेम्पल संभालना था। हाई स्कूल में होने के बावजूद भी वो शादी करने को तैयार थी ताकि वो टेम्पल को बचा सके। ये सुन आर्किगामी उसका हाथ पकड़ता है, उसको कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आर्किगामी उसका हाथ पकड़कर भागते भागते उसको टेम्पल के पास ले आया था। आर्किगामी फिर उसको टेम्पल के पीछे ले जाता है, जहाँ पे सभी लोग अपनी युजुकी को आर्चरी करते देखते हैं। वो आगे उसको बताता है कि तुम्हें सही में लगता है युजुकी ये तकलीफों में कर रही है? नहीं, वो टेम्पल को सीरियसली प्यार करती है। सब लोग युजुकी को काफी ध्यान से देखते हैं। वो लोग युजुकी को देखते हैं कि कब ये तीर छोड़ेगी, और तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि एक भी तीर नहीं लगता और जितने तीर तो नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर अपना आर्किगामी सूकी को कहते हैं कि तुमने देखा है, यही है युजुकी का असली फॉर्म। ये देखकर पता नहीं सूकी को क्या हो गया था, वो एकदम शर्मा जाती है, कहती कि बेवकूफ तुमने इतना बढ़िया रूप मुझे क्यों दिखाया। आर्किगामी उसको देख कहता है कि क्या तुम पागल हो गई, तुमने देखा नहीं कि कितने घटिया तरीके से युजुकी ने हमला किया। उसको देखकर ही लग रहा है कि इसको तीर चलाना ही नहीं आता। और पीछे से अपनी युजुकी ये सारी बातें सुनती है, जहाँ कहती है मैंने आर्चरी क्लब इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये। तो उसकी दोस्त भी उसका मजाक उड़ाती है। मिया भी कहती है कि तुम किसी में भी अच्छी नहीं हो। युजुकी कहती है कि वो तो बस एक प्रैक्टिस शॉट था, अब देखो। और दूसरे में भी वो यही हरकत करती है, जिसे देखकर सूकी समझ चुकी थी कि इसने टेम्पल के लिए आर्चरी क्लब नहीं छोड़ा, इसको आर्चरी आती नहीं थी, इसने इसलिए छोड़ा। जहाँ पे कागुया अपनी युजुकी को बताती है कि सूकी तुमसे इतना प्यार करती थी कि जब उसने देखा कि तुमने आर्चरी क्लब छोड़ दी है, तब उसने भी तुम्हारे लिए ये सब छोड़ दिया था। ये सुनते सूकी उसका मूव ऑन कराती है, जहाँ युजुकी उसको पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि आर्चरी में एक्सपर्ट नहीं थी,
इसीलिए उसने टेम्पल का बहाना बना के आर्चरी क्लब छोड़ा, जहाँ उसको कहती है कि अगर तुम्हें आर्चरी क्लब ज्वाइन करना है तुम कर सकती हो, मैं यहाँ पे टेम्पल संभाल रही हूँ और हाँ बीच बीच पे मुझे भी सिखाती रहना। अगले सीन हम लोग देखते हैं कि अपनी सुकियो नहाने जाती है। जैसे दरवाजा खोलती है वो देख पा रही है कि अपना आकेगामी है वहाँ पर। वो जल्दी से दरवाजा बंद करती है और बंद करने के बाद आकेगामी से माफी मांगता है, जहाँ फिर वो उसको बताती है कि उसने फाइनली आर्चरी क्लब ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर आकेगामी काफी खुश था। फिर सुकियो से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। वेल आकेगामी फिर उसको कहता है कि मुझे फील होता है कि जब कोई अपनी फैमिली की वजह से कोई काम ना कर पाए तो कैसा लगता है। आकेगामी नाम से मुझे पूरी जिंदगी भर परेशानी होती रही, मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और यही रीजन है कि मैं इस मंदिर में भी आया। इसीलिए मैंने तुम्हारी सिचुएशन देखी और सोचा कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँ ताकि तुम खुश रहो। ये सुनते ही सुकियो दरवाजा खोल अंदर आती है और फिर वो उसके काटने का निशान दिखाती है जो उसने किया है और फिर वो कहती है कि अब तुम्हें सजा मिलेगा। आकेगामी का भी सैड हो जाता है और कहती है कि एक और लोन चलेगा। वो कहती है कि नहीं, अपनी आंखें बंद करो और वो भी अपनी आंखें बंद कर उसके क्लोज आती है, मानो कि उसको किस करने वाली थी। तभी वो उसके माथे में मारकर उसे नोटी लिखकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही दिन अपनी सुकियो वापस कॉलेज के लिए जाती है, जहाँ पे वो देख पा रही है कि उसका जो लंच है वहीं पे छूटा हुआ है और वो जानबूझ के उसको लेके नहीं जाती। फिर आकेगामी वापस उसकी क्लास में आता है, जहाँ आर्चरी की क्लास में ही वो उससे मिलकर उसको लंच देता है, क्योंकि सारी दोस्त उसको कहती हैं अच्छा तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और फिर वो सबको कहती है कि ये मेरी फैमिली का एक पार्ट है। जब तक उसकी दोस्त समझ पाती है कि फैमिली का पार्ट क्या है, इसका भाई है, तब तक अपनी सुकियो आकेगामी को बाहर भेज देती है। एंड फिर अपना आकेगामी दूर से उसको आर्चरी करते हुए देखता है। कहानी की शुरुआत कुरागे से होती है, जो कि अपनी डियर डायरी में एक नोट लिखती है। वो डायरी को बताती है कि वो एक फाइन अडल्ट वुमन है और अभी फिलहाल वो एक हाई स्कूल गर्ल है। वो उस डायरी को लिखती है ताकि वो एज अ प्रूफ रहे कि फ्यूचर में वो कितनी जल्दी ग्रो हुई, जहाँ पे वो टेम्पल के सबसे बिगेस्ट इंसिडेंट के ऊपर बात करती है। वो बात करती है हमारे आकेगामी कुन के ऊपर। उसको फिर एपिसोड 1 की स्टोरी याद आती है, जब कैसे अपने प्रोटैगनिस्ट ने उसको बचाया था और उसको ट्रीट करा था जैसे वो कोई अडल्ट वुमन हो, जहाँ वो सोचती है कि आकेगामी पहले एक स्ट्रेंजर था और अब वो हमारी फैमिली का ही एक पार्ट है। जब तक आकेगामी हमारे साथ है हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। अगले सीन हम लोग देखते हैं कि यूजुकी नहा के बाहर आती है। बाहर आती है वो देखती है कि उसके सामने एक वेट मशीन है। फिर जैसे ही उसके ऊपर पैर रखती है वो एकदम चौंक चुकी थी और तभी वो ऑल गर्ल्स की एक मीटिंग बिठाती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि तुमने ऑल गर्ल्स की मीटिंग बुलाई, जहाँ वो कहती है कि मैं डेली नहाकर अपना वजन चेक करती हूँ और आज मैंने देखा कि मेरा वजन बढ़ा हुआ था। इसका मतलब हमारे पास जो वेट मशीन है वो एक कर्स्ड वेट मशीन है। वो मशीन अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू शो कर रही है। ये सुन के हर कोई हैरान था, जहाँ फिर अपनी सुकियो कहती है कि ये कुछ नहीं है, तुम्हारा वेट गेन हो रहा है। जहाँ वो लोग बात करते हैं कि ये तब से हो रहा है जब से आकेगामी इस टेम्पल में आया और फिर उनके दिमाग में आकेगामी के हाथों से बना हुआ डिलीशियस फूड उनको याद आता है और फिर वो सभी फील करते हैं कि उनका वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जहाँ वो लोग ये मान लेते हैं कि एक श्राप है जो इन सभी लड़कियों पे लग गया है। यूजुकी सबसे पूछती है कि हमें ऐसा क्या करना होगा कि ये श्राप हमसे हटे, जहाँ पे मिया कहती है कि सिंपल, हम एक नई मशीन लाते हैं। उसकी बातों को वो लोग उतना सीरियसली नहीं लेते। फिर वो बाकी और लोगों से सुझाव पूछती है कि हमें कर्स हटाने के लिए क्या करना होगा। तभी मिया एक और बात जवाब देती है, जहाँ कहती है कि हमें कार्ब्स कटिंग करनी होगी। मैंने सुना है कि वेजिटेबल्स और मीट से अगर हम डाइट चेंज करेंगे तो काफी फर्क पड़ सकता है। वो लोग आगे बात करते हैं कि फर्क तो पड़ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इतने पैसे नहीं है कि लोग मीट परचेज कर सके और आजकल मार्केट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के प्राइस भी हाई हैं। तभी सुकियो उनको बताती है कि हम सभी को एक्सरसाइज करनी होगी और ये उनका फाइनल डिसीजन था। वो सभी लड़कियां फैसला करती हैं कि वो लोग कल सुबह से एक्सरसाइज करेंगी और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सभी एक्सरसाइज कर रही हैं और तुम लोग नजारे देख ही सकते हो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो सभी लड़कियां काफी थक चुकी थी। तभी वो लोग देखती हैं कि कागुरा ने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, जहाँ कागुरा उसको बताती है कि मैं ऑलरेडी अडल्ट हूँ और मुझे अपना वेट मेंटेन करना आता है। फिर आखिर में यूजुकी सबको एक ही ऑप्शन देती है और वो था डाइटिंग। ये सब सुन के सारी लड़कियां मना करती हैं। तभी मिया कहती है कि हमें आकेगामी को भी शामिल करना होगा। यूजुकी कहती है कि हाँ, टेम्पल का ये रूल है कि जो भी बनेगा हमें सर्व होता है। आकेगामी से हम खाना आज से कम बनाने को बोलेंगे। मिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कितनी अजीब बात होगी जब उसको पता चलेगा कि हम लोग डाइटिंग कर रही हैं। तभी कुरागे कहती है कि आकेगामी हमारी फैमिली का एक पार्ट है, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है। मैं चाहती हूँ कि परमानेंटली हमारे साथ रहे। अगर मेरी बहन सुकियो से शादी कर लेगी तो मुझे डेली अच्छा खाना मिलेगा। सुकियो इस पे चिल्लाती है और कहती है ये तुम क्या बात कर रही हो, तुम शादी और खाने को कैसे मिला सकती हो? क्या तुम्हारे दिमाग में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच रहे जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? वो आगे बताती है कि यूजुकी के साथ तो एंगेज्ड है बच्ची, तुम आकेगामी से शादी कर सकती हो। फिर सुकियो उसको कहती है कि अगर इतना ही है तो तुम मुझसे खुद शादी क्यों नहीं करती? जहाँ बताती है कि वो भी बच्ची है, वरना कब का उसको पटा चुकी होती। वो लोग फिर आगे बात करते हैं कि आकेगामी हमेशा वेजिटेबल और लो कार्ब्स वाले खाना बनाता है और वैसे भी हम लोग अपने नॉर्मल वेट पर हैं, जरूर हम लोग पतले हो जाएंगे। तभी हमें आकेगामी दिखाया जाता है जो कि उनकी मीटिंग को इंटरप्ट करता
करते उनके लिए काफी सारी जापानीज स्वीट्स लाता है, जिसे देखकर ये सारी लड़कियां पागल हो चुकी थी। जहाँ अपनी कुरागे अपनी डायरी में लिखती है कि आज उसने वापस से आकागामी के हाथ का बना खाना खाया। वो चाहती है कि आकागामी परमानेंट उसके साथ रहे। काश आकागामी तब तक उसका इंतजार करे जब तक वो बड़ी न हो जाए। वहीं हम देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट सभी के लिए खाना बनाता है। तभी यूजुकी उसके पास आती है जो डिमांड करती है कि उसके खाने में इस बार पिकल्स और रेडिश जरूर डालना। प्रोटैगनिस्ट उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। वो कहते हैं कि जरूर ये करेगा। उसको समझ नहीं आता है कि वो क्यों ऐसा बोल के गई, लेकिन तभी वो देखता है कि यूजुकी के हाथ में एक एक्स है। वो काफी घबराया हुआ था। उसको लगता है कि यूजुकी उसको एक्सिक्यूट करने की तैयारी में है। वो बाहर देखता है और उसको ये लगता है कि यूजुकी पक्का बाहर प्रैक्टिस कर रही है। जहाँ सोचता है कि उसको कुछ ना कुछ तो अच्छा बनाना होगा ताकि उसका मूड इम्प्रूव हो। और फिर हम देखते हैं कि अपने प्रोटैगनिस्ट ने उन सभी के लिए काफी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है और उसने इस बार यूजुकी के फेवरेट फूड भी डालते ताकि यूजुकी का मूड ठीक रहे। यूजुकी ब्रेकफास्ट में आती है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता और फिर यूजुकी वो भी खाती है जिसकी उसने डिमांड की थी आकागामी से, और तब भी वो कोई रिएक्शन नहीं देती। जहाँ अपना आकागामी बेहोश हो जाता है और फिर वो डर में था। उसको लगता है कि अब उसकी एग्जीक्यूशन डेट आने वाली है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट देख पा रहा है कि यूजुकी अपनी एक्सरसाइज कर रही थी जिसमें उसके लेग्स सो चुके थे और वो एक हेल्पिंग हैंड मांगते अपने प्रोटैगनिस्ट से, और तभी कीकी इसको पकड़ लेती है और उसको परेशान करती है, जिसे देखकर प्रोटैगनिस्ट भी काफी शर्मा जाता है। जहाँ कीकी अपने प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि यूजुकी एक प्रैक्टिस कर रही है जिसको हम टाइजू बोलते हैं, जिसमें आपको पूरे 2 घंटे तक अपने पैर फोल्ड करने होते हैं और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके डेली तुम्हें पेड़ भी काटने हैं। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर थोड़ा रिलीफ में आता है क्योंकि उसको तो लग रहा था कि कुल्हाड़ी से यही कटेगा। कीकी आगे उसको बताती है कि इसमें ये भी रूल है कि खाते वक्त कोई आवाज नहीं करनी उसको। जहाँ कहती है कि यूजुकी को अभी भी काफी सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि वो यहाँ की प्रीस्ट बन सके। प्रोटैगनिस्ट सोचता है मन ही मन कि वो यूजुकी की प्रैक्टिस में हेल्प करेगा और तभी कीकी इसको कहती है कि तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम काफी फ्रस्ट्रेटेड हो यूजुकी की एक्सरसाइज देखकर। जहाँ कीकी कहती है कि अभी तक तुम यहाँ पे बस अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब अपनी यूजुकी के ट्रेनिंग पार्टनर बनो। ये सारी बातें मिया सुन लेती है। जहाँ कहती है कि मुझे भी आकागामी के साथ ट्रेन करना है। अब वो तीनों काफी खुश थे और रेडी थे कि अब वो तीनों एक साथ ट्रेन करेंगे। अगले सीन हम लोग देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट और मिया ने ये सारी बातें अपनी सूकियो को बता दी। जहाँ सूकियो उनको कहती है कि अच्छा तो आज से तुम लोग कीकी के स्टूडेंट हो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हें टोकुडो भी फॉलो करना पड़ेगा, जितना आसान नहीं है। उन दोनों को समझ नहीं आता कि ये टोकुडो क्या है। वो लोग फिर भागते कीकी के पास जाते हैं। या कीकी उनसे माफी मांगती है कि वो टोकुडो के बारे में बताना ही भूल गई। जहाँ वो बताती है कि टोकुडो एक तरह की स्पिरिचुअल नॉलेज है जो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी वरना ऐसी तुम प्रीस्ट नहीं बन सकते। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर काफी शौक था कि वो भी अभी तक प्रीस्ट नहीं बना है, वो बस अभी टेम्पल में ही रह रहा है। ये रियलाइज होती है काफी गुस्से में था। उसको अब फील हो रहा था कि इतनी देर से प्रीस्ट बना हुआ था और उसने अपने अंदर की सारी इच्छाएं मारी हुई थी और उसको काम डाउन करने के लिए अपनी कीकी उससे गले मिलती है। तभी यूजुकी वहाँ पे दरवाजा खोलती है जहाँ बताती है कि उसने 6 घंटे टाइजू की प्रैक्टिस करी। जहाँ कीकी उसको परेशान करती है और वो वहाँ से चली जाती है। आकागामी और अपना कीकी वो दोनों ही यूजुकी को देखकर बात करते हैं कि वो पहले से काफी इम्प्रूव हुई है, वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। कीकी उसको बताती है कि प्रीस्ट बनना उतना आसान काम नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। लोग सालों साल इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं और उसके पास बस 6 महीने और बचे हैं और मुझे जरूर इस पे यकीन है कि वो हेड प्रीस्ट काफी जल्द बनेगी। तभी प्रोटैगनिस्ट यूजुकी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये देख मिया काफी जेलस फील करती है। जहाँ पे वो तीनों ही एक साथ एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वो लोग काफी खुश थे। वहीं दूसरी तरफ कीकी सोचती है पेड़ काटना और प्रीस्ट बनना दोनों ही अलग चीजें हैं। तभी कुरागे उन सभी को कहती है कि उनके यहाँ पे एक गेस्ट आया है और वो और कोई नहीं अपना कीजो था जो कि एपिसोड 4 में दिखा तुम्हें। उसकी काफी तगड़ी मीटिंग चलती है वहाँ पे जहाँ कुरागे कहते हैं कि पक्का ये एंगेजमेंट करने आया है। ये सब देखकर अपना आकागामी वापस गुस्से में आ चुका था। जहाँ वो लोग मजे मजे में बात करते हैं कि वो पक्का एक्सरसाइज करने आया ताकि वो अपनी लोअर बॉडी को ठीक कर सके। तभी दरवाजा खोल के कहता है कि तुम यूजुकी की फैमिली हो ना। मैं यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि यूजुकी ने कहा था कि मेरी फैमिली से जरूर मिलना और मुझे तुमसे कुछ काम भी है। आकागामी क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आओगे? कि जो फिर वो टूटा हुआ टेप लगा हुआ बुद्धिस्ट स्टैचू देखता है जिससे कहता है कि टेम्पल की है तो कुछ ज्यादा ही बुरी है। वहीं पे कीकी काफी गुस्से में थी जिसको कहती है कि बुरी है तो तुम्हें क्या करना। उन दोनों की काफी तू मैं चलती है जहाँ कीकी अपनी यूजुकी को पकड़ कहती है कि मैं इसकी मास्टर हूँ और मैं इसको सिर्फ 6 महीने में ही एक अच्छा प्रीस्ट बनाऊंगी। तभी कीजो कहता है कि इसके लिए तुम काफी लेट हो क्योंकि अगले 3 महीने में टोकुडो शुरू हो रहा है। ये सब सुनते ही कीकी चिल्लाती है, कहती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ कीजो उसको कहते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं यूजुकी के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। ये सब सुनते ही वो सब के सब एकदम हैरान हो चुके थे। और अब आगे हम देखते हैं कि इन तीनों की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है कि इन तीनों को स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देना चाहती है ताकि लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। जहाँ वो उनसे सबसे पहला सवाल पूछती है कि तुम्हारी चड्डी का कलर क्या है। ये सुनते ये लोग थोड़ा शर्मा आते हैं। यूजुकी भी कीकी से कहती है टाइम कम बचा है और अब अभी तक सीरियस नहीं है। भाई कीकी इनको गुस्से में कहती है कि मैं अब डैम सीरियस हूँ। मैं चाहती हूँ तुम लोग अपने पुराने स्टेट में जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग व्हाइट पहनो। आकागामी कहता है कि
मैंने तो बॉक्सर पहना हुआ है, यूजुकी कहती है कि मैंने तो धोने छोड़ा हुआ है, और कीकी कहती है कि मैंने तो रेड एंड ब्लैक पहना है। ये बातें सुन के कीकी कहती है कि चलो फिर आज तुम्हारी कमांडो वाली ट्रेनिंग होगी। अगले सीन हम लोग देखते हैं कि वो तीनों ही चुपचाप बैठे हुए हैं, वो एक जाजन पोजीशन को फॉलो कर रहे हैं। जाजन का मतलब होता है अपना दिमाग सब एकदम शांत रखना, अपनी आंखें थोड़ी खुली रखना, अपने दिमाग में जितने थॉट्स हैं उन सबको हटा देना, और अगर तुम में से कोई फेल हुआ तो ये लकड़ा तुम्हारे शोल्डर पे मारूंगी। जब अपना प्रोटैगनिस्ट मनी में सोचता है कि यस, उसको फाइनली जिस चीज की जरूरत थी वो उसको मिल ही गई, जाजन। अब उसका माइंड और दिमाग हर चीज काम रहेगी। इसी चीज की वो इतने टाइम से तलाश कर रहा था। तभी यूजुकी सो रही थी, जहाँ पे कीकी उसको लकड़े से मारती है, और फिर वो मिया को भी मारती है क्योंकि वो भी सो रही थी, और जब भी उनको लकड़ा पड़ रहा था उनके बाउंस हो रहे थे, और ये सब देख करके अपना प्रोटैगनिस्ट शर्मा आता है। वो शर्माते बेहोश हो जाता है, जिसके ऊपर 3-4 बार और पड़ती है। वह अगले सीन हम लोग देखते हैं कि उनका काम मिला है कि वो लोग कुछ सूत्रास को लिखे। अपने प्रोटैगनिस्ट की हैंडराइटिंग काफी ज्यादा सही थी क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले ही कैलीग्राफी में काम किया था। उसकी हैंडराइटिंग देखकर कीकी काफी खुश होती है। वो कहती है कि एक अच्छे पीस की हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल होती है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी यूजुकी को थोड़ी टिप्स दो। और जैसे उसके पास आता है उसको अच्छी चीजें दिख जाती हैं। ये देखते ही वो घबराया हुआ ऊपर उठता है, जिस कारण जो इंक थी वो पूरी उसकी बॉडी में फैल जाती है। मिया जैसी टिश्यू पेपर लेके उसकी हेल्प करने आती है, वो देखती है कि कहाँ इंक गिरी है। वो थोड़ी घबराई हुई थी लेकिन तब भी बंदी रेडी थी उसके इंक साफ करने के लिए। अगले सीन हम लोग देखते हैं कि उन दोनों ने ही यूजुकी से माफी मांगी है, और वो लोग मार्केट से अपने लिए काफी सारी व्हाइट अंडरवेयर्स ले आए, और फिर वो सभी लोग मार्केट से घर की तरफ बढ़ते हैं। घर आते ही वो लोग देखते हैं कि कीकी ने उन तीनों के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर बनाया है कि वो तीनों ही अब जमीन पे सोएंगे। शुरुआत में उनको खुद ही आदत डालनी होगी और तीनों ही एक साथ सोएंगे। यूजुकी उसको कहती है कि क्या मेन और वुमेन अलग अलग नहीं सो सकते। तभी हम लोग देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट जानबूझ के बीच में सोया ताकि यूजुकी और मिया के साइड बाय साइड रहे। वहीं बाहर अपनी कीकी कीजो की वही बातें सोचती है। कीकी ने उसको कहा था कि जल्द ही एग्जाम होगा और उसके बाद वो इन सभी को यहाँ पे एक मीटिंग करनी होगी। और फिर हम देखते हैं वो तीनों ही नहीं सो पाए थे पूरी रात भर, और आज कीकी उन सभी से डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग कराने वाली है। उन तीनों की हालत काफी थकी थकी सी लग रही थी, जहाँ कीकी उनको कहती है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि कीकी उन तीनों को ही हॉर्स टीम में छोड़ देती है, जहाँ उनको कहती है कि तुम तीनों को एक साथ रहना है ताकि तुम लोगों को एक दूसरे से अट्रैक्शन कम रहे और तुम्हारे अंदर जो भी थॉट्स एक दूसरे के प्रति वो कम हो। ये बोल के वहाँ से चली आती है और अपना प्रोटैगनिस्ट सब उन दोनों के बीच में है, और बार बार वो अपने मन में यूजुकी और मिया के लिए काफी सारी फैंटेसीज बना रहा है। जंगलती से उसका हाथ जो है यूजुकी से टच हो जाता है, वो यूजुकी से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट का सर मिया के खैर क्या ही बोलूं, जहाँ फिर अपनी मिया और प्रोटैगनिस्ट दोनों ही बात करते हैं कि हमारे चक्कर में यूजुकी को ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हम दोनों को ऐसा करना होगा जिससे उसकी ट्रेनिंग एनकरेजिंग बने। जहाँ प्रोटैगनिस्ट फिर सबसे बोलता है कि अभी तक हम चेक करते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने काफी सारे सूत्रास लिखना सीखा और कल हम सभी लोग साथ भी सोए। तभी अपनी मिया बोलती है कि कल जब हम सोए मैंने एक चीज नोटिस करी। तभी वो बात करती है अपने प्रोटैगनिस्ट के एडम एप्पल की, जो उसने नोटिस किया, ये जो गले में रहता है। और अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि कल रात भर तुम काफी तगड़ा था। मिया भी कहती है हाँ कल रात भर तुम खड़े रहे थे। समझ रहे हो ना खड़े रहने से क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। वो लोग यूजुकी का चेहरा देखते हैं जो काफी लाल हो चुका था। उनको लगता है कि उन्होंने प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। यूजुकी फिर उनको देख के कहती है कि मुझे लगता है कि हमें माकियो ट्राई करना होगा। तो माकियो एक बुद्धिस्ट टर्म है अकॉर्डिंग टू दिस एनीमे। जहाँ माकियो का मतलब होता है कि हमें अपनी डिजायर्स खत्म करने के लिए किसी डिजायर में घुसना होता है। मतलब समझ रहे हो ना कि ये चीज करनी है ताकि इसका ख्याल ना आए। जहाँ बेसिकली वो लोग चाह रहे थे कि वो लोग एक दूसरे के मन के थॉट्स को डिस्क्राइब करें। ये सुन के वो लोग काफी खुश होते हैं। जहाँ मिया कहती है कि पहले यूजुकी बताएगी। यूजुकी काफी घबरा जाती है, जहाँ मन ही मन अपने आकागामी को याद करती है कि कैसे उसने कितनी बार उसको नेक्ड देखा। और जब वो लव होटल भी गए थे तो अपनी यूजुकी ने टीवी पे अच्छी वीडियोस भी देखी। जहाँ शर्माती है कहती कि मेरे ऐसे कोई ख्याल नहीं है। ये सुनते ही अपनी मिया और आकागामी खुश जाते हैं कि चलो उनकी ट्रेनिंग सफल रही क्योंकि किसी को भी ऐसे ख्याल नहीं आ रहे। अब फिर हमें कीकी दिखाई जाती है, जहाँ पे काफी खुश थी कि फाइनली उनके स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग पास कर ली। वो आगे बता दी कि मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम लोगों ने अपने थॉट्स को डिस्क्राइब करा, उसको कंट्रोल भी करा। वरना जो ज्यादा बुरे लोग होते हैं वो यही बोलते हैं कि उनको कोई थॉट्स नहीं आते, जबकि असल में सबसे बड़े नोटी वही होते हैं। और फिर ये सभी लोग यूजुकी को देखने लग जाते हैं। वही हम देखते हैं कि ये लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग काफी बखूबी कर रहे हैं। और फिर ये लोग मिल करके लंच भी करते हैं, जहाँ कीकी इनको बताती है कि आज शाम की एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। ये सुनते हुए तीनों कहते कि अभी तुमने एक्सरसाइज करना शुरू करा, आप अभी से काट रही है। कीकी इनको कहती कि हमें इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हारी इंजरीज भी हो सकती है, तो आज के लिए तुम लोग ऐश करो। जहाँ यूजुकी इनको बताती है कि कीकी का मतलब ये है कि ऐश का मतलब है कि तुम अपने आसपास की चीजों को देखो। मिया सुन के काफी खुश होती है और अब वो जाती है अपनी बहन के पास। वही अपना बेचारा आकेगामी का डिसाइड होता है कि आज की ट्रेनिंग ही कैंसिल हो गई। यूजुकी उसके पास आती है और पूछती है कि क्यों तुम इतना सैड की हो। आकेगामी भी उसको बताता है कि आज 24 दिसंबर है, यानी कि क्रिसमस ईव। इस टाइम पे आज भी उसको याद है कि डेली उसके फादर काफी सारी दोस्तों को लाते थे और उसके कमरे में काफी ज्यादा हंगामा करते थे, और उस बेचारे के लिए क्रिसमस हमेशा डरावना सपना ही रहा है। तभी अपनी यूजुकी आकेगामी
आकेगामी से कहती है कि चलो कोई नहीं, इस बार तुम और मैं बाहर घूमने चलते हैं। फिर वो लोग बाहर आ चुके थे मॉल की तरफ, जहाँ पे हर जगह क्रिसमस की डेकोरेशन थी। अपना आकेगामी भी काफी खुश था और हंसते हंसते आगे बढ़ता है, जहाँ वो क्रिसमस और अपने आसपास की डेकोरेशन देखकर काफी हैरान था और उसको काफी खुशी थी कि क्रिसमस ईव में वो यूजी के साथ आया है। वो लोग साथ में काफी खुश थे और बहुत मौज मस्ती करते हैं। वहीं अपना आकेगामी दीवार पे सर मारता है और मनी मन सोचता है कि इतनी चकाचौंध नहीं, मुझे अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना होगा। तभी यूजी आके उससे पूछती है कि क्या तुमने प्रेजेंट लिया अपने लिए। वो कहता है कि प्रेजेंट मैंने अभी तक नहीं लिया, वैसे क्या लूं मैं। यूजी उसको कहती है कि प्रेजेंट ऐसा लो जिससे तुम सामने वाले के लिए अपने प्रति ग्रेटिट्यूड शो करो। मैं एक दुकान जानती हूँ जहाँ पे काफी अच्छे प्रेजेंट मिलेंगे, चलो हम वहाँ चलते हैं। जहाँ वो उसको अपने दोस्त की शॉप पे लेके आती है, जहाँ पे काफी सारे एंटिक सामान मिलते हैं। जहाँ पे लोग दुकान देख के काफी खुश होते हैं। तभी अपना आकेगामी काफी सारी प्रेइंग बीड्स दिखता है, जहाँ अपने यूजुकी उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रेइंग बीड्स का बताती है। वो आगे कहती है कि सारी काफी सारी महंगी होती हैं, तो उसको कीकी से उधार लेनी होगी या फिर अपनी फैमिली से लेनी होगी, लेकिन जब भी वो पीस्ट बनेगी उसके पास पैसे आएंगे वो खुद केक जरूर लेगी। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त मारी आती है। यूजुकी अपनी दोस्त को आकेगामी से मिलाती है, जहाँ पे मारी आकेगामी से मिलती है। वो फिर कहती है कि तुम शायद प्रेइंग बीड्स को ढूंढ रहे हो, यहाँ पे लव बीड्स भी पड़ी हुई हैं, जो कि बुद्धिस्ट वेडिंग सेरेमनी में काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे वो आगे बताती है कि हमारे पास शादी के भी पड़े हैं और बच्चों के भी पड़े हैं। यूजुकी ये कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो। मारी कहती है क्योंकि तुम दोनों कपल्स हो ना। जहाँ पे उसको पूरी बात समझ आती है कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन फिर वो पूछती है यूजुकी से कि अगर तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो तो तुम क्रिसमस ईव में क्यों आए हो, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग डेट पर हो। जहाँ पे आकेगामी इसको कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस यहाँ घूमने आए हैं। मारी कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये शर्मा क्यों रही है, और वैसे तो ये कभी बाहर नहीं निकलती, बाहर निकलती भी है तो काफी कैजुअल ड्रेस में निकलती है, और इस बार तो इसने काफी बढ़िया ड्रेस पहनी हुई है और मेकअप भी लगाया हुआ है, तो मैं क्या समझू। फिर तभी वो फिर उससे एक सामान लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों ही बाहर निकल कर काफी खुश थे, जहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि इसने सिर्फ उसकी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया। वहीं दूसरी तरफ हम इन चारों लड़कियों को देखती हैं जो क्रिसमस के बारे में बात करती हैं। वहीं वो लोग बात करती है कि इस साल कितनी तेजी में निकल गया। कागुरा कहती है कि मैं भी बच्ची से बड़ी होती जा रही हूँ। यहाँ सुकियो मिया से कहती है कि तुम भी पहले से काफी सेक्सी हो चुकी हो। कागुरा आगे कहती है कि इस साल सुकियो और अपनी यूजुकियो दोनों काफी नॉटी हो चुकी हैं। जहाँ ऑरेंज बालों वाली, मुझे माफ करना मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, ये सभी को कहती है कि हमारे आकेगामी ने यहाँ आकर हम सभी को बदला है। पहले हम सभी लोग प्लान करते थे कि हम आकेगामी को ऐसे भगाए कैसे, लेकिन आज हम लोग उसी के आने का इंतजार करते हैं। फिर तभी ऑरेंज बालों वाली वहाँ से चली आती है, जहाँ अंदर ही अंदर सोचती है कि आकेगामी काफी इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहा है, इसका थोड़ा गेम बजाना होगा। इसके साथ हमारे टेम्पोरो नो वन कैन लिव ऑन लोनलीनेस के इनका हिंदी एक्सप्लेन यहीं पे खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में अपना बेस्ट पार्ट जरूर बताना तुम लोग। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो तुम अपने एनिमे दोस्तों के साथ या फिर एनिमे ग्रुप्स में। बस मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम सभी से एक और नई वीडियो में एक और नए एनिमे एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए इट्स न्यू हिंदी साइनिंग ऑफ, नमस्ते।